ठीक है, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू ऑल टू सॉक्रेटिक डिबेट्स चैनल. So this is the first lecture in the series of lectures for inter optional meeting या फिर inter optional fun. So these sessions are for a group of UPSC aspirants and preferably with different variety of optional backgrounds. The aim of the sessions is to intermix and intermingle amongst each other, try to understand ki what is the optional syllabus, try to understand what scholars are being covered, what is the philosophical theories, what is the philosophical basis for the theories that are given by the scholars, and try to see कि उसको कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या इंटरेस्टिंग है, क्या अच्छा लगा आपको. तो मतलब हर ऑप्शनल के हम ऐसा ही करेंगे. वी शैल ट्राई टू सी कि यार उसमें क्या क्या सिलेबस है, क्या है, एंड जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है, वट एवर यू लाइक इन योर ऑप्शनल, यू गाइज आर फ्री टू शेयर. अब ऑब्वियस ही बात है यार, अगर कोई जैसे लॉ ऑप्शनल का एक बंदा है, ठीक है, इफ ही इज टेलिंग समथिंग, बाकी लोग को तो वैसे भी ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, तो वो जो भी बोलेंगे हम उस पर ट्रस्ट करेंगे. तो वैसे आपको जो भी अपने ऑप्शन में से इंटरेस्टिंग लगता है उसके बारे में कुछ कीवर्ड्स बताने हैं, कुछ थ्योरीज बताने हैं, कुछ स्कॉलर्स बताने हैं, एंड जस्ट मेक इट मोर इंटरेस्टिंग कि वो कहाँ पे अप्लाई होगा. जैसे जीएस में अगर कुछ लिख सकते हो उसके बारे में तो वो भी बता सकते हो, एंड इफ दैट कैन बी अप्लाइड फॉर लाइफ एनीवेयर, वो भी आप ट्राई कर सकते हो, बोल सकते हो. तो ये ओवरऑल एजेंडा है, ओवरऑल पर्पस ऑफ द सेशन ये है. एंड अगेन अपने ग्रुप में पीएसआर का ज्यादा लोग हैं, तो वी विल स्टार्ट ऑफ विथ नॉन पीएसआर टॉपिक्स फर्स्ट एंड वी रिक्वेस्ट ऑल टू टॉक, जैसे भी इंटरेक्ट कर लो. एंड अगर किसी कोई कुछ बता रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल अगर लॉ ऑप्शनल हो, किसी ने भाई कुछ बोल दिया कि हाँ ये हमारे में ऐसा कंसेप्ट है, तो अगर वही कंसेप्ट या सिमिलर कंसेप्ट आपके ऑप्शनल में है दूसरे में, तो आप भी बोल सकते हो कि हाँ यार हमारे में वैसा कुछ है. तो दैट्स द आइडिया, टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, एंड दिस हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम लॉट ऑफ डिफरेंट टॉपर्स जिन्होंने बोला है कि चाय पे चर्चा जब करते हैं तो ये सही रहता है, अच्छा रहता है ये एक दूसरे के लर्निंग के लिए. ठीक, एनी डाउट्स इन दिस? किसी को कुछ समझ नहीं आया में या कुछ एडिशन करना चाहेगा कोई? समझ गया सब लोग? इज दैट क्लियर? यस सर, कंटिन्यू. हाँ, तो मतलब कुछ भी बोल दो, कभी भी बोल दो. इफ यू हैव एनीथिंग टू शेयर जस्ट ये ओपन योर माइक एंड स्पीक अप. तो स्टार्ट करते हैं. कौन सा ऑप्शन स्टार्ट करना है बताओ? कौन हु वांट्स टू ट्राई? सोचो बढ़िया है सर लोग. ठीक है, केएन मैम एंड ब्रूस वेन सर, प्लीज ओपन द फ्लोर फॉर अस. ब्रूस वेन सर है या भाग गए? नहीं है, इनवाइट किया है. अच्छा, ठीक 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 ठीक. बाकी कोई स्टार्ट करना चाहेगा? एनी अदर ऑप्शनल? कुछ भी बोल दो यार, जो आपके फेवरेट आइडिया है, फेवरेट स्कॉलर है, यू गाइस कैन स्पीक अप. सौरभ सर, यू वांट टू शेयर समथिंग फ्रॉम योर ऑप्शनल? I can share many things. Which theme would you like to discuss? सर कुछ भी जो आपका फेवरेट है बता दीजिए. चलो, फिलोसॉफिकल बेसिस, कुछ भी, मतलब ऐसा ना, कुछ भी इंटरेस्टिंग स्टोरी या कुछ भी आपको लग रहा हो फेवरेट. Yes. There is one topic that is Durkheim societal theory. Have you read that? नहीं पता सर. नहीं पता. The father of the sociology उनको बोला जाता है, डर्कहाइम. सॉरी, एक अगस्त कॉम्टे के बारे में सुना है आपने? सर बस नाम सुना है, बाकी आइडिया नहीं पता उनका. अच्छा, तो मतलब मेन ये लोग जो है मेन प्रोपाउंडर थे सोशियोलॉजी. एक सोशियोलॉजिकल स्कूल है ना, लॉ का एक सोशियोलॉजिकल स्कूल भी है. तो उनका ये कहना था कि जो लॉ है वो सोसाइटी के बेसिस पे आता है, कि जिस तरीके से सोसाइटी चेंज होती रहती है उस तरीके से लॉ जो है इवॉल्व होता रहता है. मतलब लॉ जो है पूरी तरीके से सोसाइटी पे डिपेंड करता है. जैसे एक टाइम था कैपिटल पनिशमेंट जो था उसको लोग अच्छा मानते थे, डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट को लोग सही मानते थे. लेकिन अब जो है हम लोग जैसे जैसे डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम लोग को रियलाइज हो रहा है कि ये तो बहुत हार्श है, ऐसा नहीं होना चाहिए.
हेलो। हाँ Yes, सर, sir. सुन रहे। हाँ, तो इस तरीके के जैसे कॉन्सेप्ट आया, कैसे कि मतलब तरीके से हम सोसाइटी है, जिस तरीके से लॉ होता है, जैसे टाइम इंग्लिश वो उन्हीं ने दिया था। एकदम बहुत ज्यादा इसको हीनियस क्राइम मानते थे, बहुत ही गलत मानते थे। अब देखिए सोसाइटी जिस जिस तरीके से इवॉल्व हो रही है, तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं एक दूसरे की जो भी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस हो गए, तो मतलब हर जो सेक्सुअल चॉइसेस हो गई, हम उनके साथ जीने में हमें कोई एतराज नहीं है। तो एक तरीके से ये सोशोलॉजिकल एक्सपेक्ट है लॉ का, कि किस तरीके से जैसे आगे चल के, अभी मान लीजिए जैसे कोई भी चीज क्राइम है, हो सकता है कि 20 साल बाद वो डिक्रिमिनलाइज हो जाए। तो ये बड़ा अच्छा नेचर है लॉ का, कि जिस जिस तरीके से सोसाइटी होती है, मतलब लॉ जो है सोसाइटी से जो से society जो किस तरीके के होंगे, वहाँ के लॉज ऐसे होंगे कि आपके हाथ काट दिया जाएगा, पाँव काट दिया जाएगा, इस तरीके के लॉज होंगे। वहां पे लिबरल लॉज नहीं होंगे, जो जैसे डेमोक्रेसी के जो माने वो नहीं होंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो सोसाइटी होती है, वही मतलब वो बहुत बड़ा उसका रोल होता है वहां के लॉ को बनाने के लिए। तो ये ठीक है सर, ये लॉ एंड बेसिस सोसाइटी। किसमें दिया, अगस्त नाम पे बोला ना आपने? जी जी। अच्छा, ये पर से ये जो थियरी दिया है ऑगस्ट कॉम्टे का है, इसके अलावा कोई है ये पर्सपेक्टिव लॉ के बारे में? जैसे सर लॉ के ऊपर पीएसआई हर में ना एक हॉब्स पर्सपेक्टिव है। है, थॉमस हॉब्स। कौन? हाँ बोलो सर, आप बोल दो सर एक हाँ, बार। नहीं, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? सर हम कह रहे हैं पीएसआई में ना ऐसे थॉमस हॉब्स है, तो ही इज नोन एज हाँ, हॉब्स लीगल एक्चुअली, हाँ, लीगल। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हॉब्स जो थे, एक तरीके से फादर कह सकते हैं आप इनके। ऑस्टिन का नाम सुना है आपने? हाँ हाँ, जॉन ऑस्टिन हेलो। बोल रहे हैं ना? हाँ, जॉन ऑस्टिन। ठीक। बेंथम का नाम सुना है आपने? बेंथम की हाँ जी हाँ जी। यूटिलिटेरियन थ्योरी है। हाँ जी। हाँ, तो ये सब एक इनका स्कूल है, उसको हम लोग पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ बोलते हैं। तो उस पॉजिटिव लॉ स्कूल में इन्होंने ये बताया कि जो लॉ है एज अ कमांड के फॉर्म में होता है। जैसे ये बहुत ही ओल्ड स्कूल, अब मतलब इस थॉट की रेलेवेंस कम हो गई है। तो इन्होंने एज अ लॉ एज अ कमांड बताया है। लॉ एज अ कमांड मतलब लॉ एज अ कमांड की तरह काम करता है। मतलब हॉब्स जो थे, उनका हॉब्स को पढ़ा है आपने? हाँ सर, पीएसआर में भी ऐसा ही कंसेप्ट है। हॉब्स का स्टेटमेंट है ना, लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉरेन। तो जो भी हाँ, सॉरेन लॉ बोलता है वही लॉ है। हाँ 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 हाँ। तो ये एक तरीके की, मतलब ये पहले उस टाइम हुआ क्या था कि जब हॉब्स के टाइम में, उस समय किंगशिप रूप हुआ करती थी। जब किंगशिप हुआ करती थी उसमें ये होता था कि किसी तरीके से, मतलब अब एक काम ये करना था कि अब राजा है, अब राजा की को लेजिटिमेसी कैसे दी जाए। तो राजा को लेजिटिमेसी देने के लिए उसने कह दिया लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, कि मतलब हर व्यक्ति के मन में बैठ जाए कि हमें राजा की बात माननी है, हम राजा की बात को मना नहीं कर सकते। और उस समय जब मोनार्की जब एकदम हाई पे थी, तभी ये थॉमस हॉब्स जो है प्रोपाउंड किए थे थ्योरी को। तो ताकि एक तरीके से एक सिस्टम बनाया जा सके सोसाइटी के अंदर, कि हर व्यक्ति लॉ को माने। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना करे कि राजा के कमांड को माने। ऐसे बताइए, राजा के कमांड का मतलब ही क्या रह जाएगा, जब उसकी उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी, उसको कोई मानेगा ही नहीं। तो ये थॉमस सर हॉब्स इसको आए। फिर आगे अभी हाँ मॉडर्न टाइम्स में इसका क्या इवोल्यूशन हुआ, मतलब अभी कौन सा ज्यादा एक्सेप्टेड है, वेल हाँ, एक्सेप्टेड अभी थियरी? कोई नहीं। इसमें सबसे बड़ा रोल ये है, जब आप इसकी नेचर ऑफ अ मैन पढ़ेंगे, इन्होंने एक नेचर ऑफ इंडिविजुअल दिया था। उन्होंने जब उस समय मोनार्की थी, तो उन्होंने देखा कि जो मैन इज अ वेरी हैस्टी, वेरी इज नॉटी, वेरी क्रूअल। मतलब एक तरीके से बहुत ही क्रूअल होता है, एक दूसरे के खून का प्यासा है, एक दूसरे को मार देगा अगर राजा नहीं होगा तो मतलब एक जो अब इस समय अगर आप नेचर ऑफ अ मैन पे जाएंगे, तो इस समय की जो धारणा है नेचर ऑफ मैन की, वो है कि वो एक सोसाइटी को मानने वाला आदमी है। वो एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है, और एक दूसरे के साथ खुशी से रहना चाहता है। अब जो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो इस तरीके के नहीं है। तो अब जो है वो लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन नहीं रह गया है। अब क्या है, लोग मिल के ही अपना कानून बनाते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है।
फिर जैसे कौन से डायरेक्ट स्कॉलर्स है आपको उसमें? किसमें अभी रिसेंटली कोई स्कॉलर्स है आपके इसमें, नए मतलब लॉ के बारे में बहुत कुछ सारे निकल हैं। रहा है? अभी आप देख, हाँ, जैसे एक लॉ उसमें है जजेसमेंट रियलिज्म एक होता है, उसमें आप बोल दिया गया कि जजेसमेंट लॉ, जैसे इस समय आप देखेंगे आप, तो रियलिस्टिक स्कूल सबसे ज्यादा चल रहा है, जो जज बोल देता है वही लॉ है। इंडिया में भी आप देख लीजिए, सारे बहुत सारे केसेस हुए हैं, जैसे ए के गोपालन के बाद गोलकनाथ, फलाने ढमाके, इतने सारे केसेस हुए हैं। देखिए किस तरीके से जुडिशरी ने इवॉल्व किया है खुद को। और आप कभी भी देखेंगे, अगर आप जुडिशियल हिस्ट्री पढ़ें ठीक से, तो आपको एक चीज समझ में आएगी, अगर इस देश में जज नहीं ठीक होते तो नेताओं ने इस देश को बेच दिया होता। इतने ज्यादा इस तरीके से चीजें हुई हैं हमारे देश में। आपको ठीक है सोचिए सर। केशवनाथ भारती का केस में 6:7 का जजमेंट था। एक जज भी इधर उधर हो जाता तो आज स्थिति दूसरी होती है हमारे देश में। सर आपके सिलेबस में कीवर्ड दिया हुआ है लॉ ऑफ टॉर्ट, ये क्या होता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स? बाकी इंडिया में आदमी टॉलरेट बहुत कर लेता है। जैसे अगर आप इंग्लैंड में तेज आवाज में गाना बजा रहे हैं तो वहां आपको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, आपके ऊपर केस हो जाएगा। यही है लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट इसका मतलब है कि प्राइवेट रॉन्ग। जैसे आप लॉ ऑफ क्राइम, जैसे क्राइम है इंडिया में, वो क्या होता है, वो पब्लिक रॉन्ग होता है। जैसे आपने मान लीजिए किसी का मर्डर किया, तो ये कहा जाता है कि आपने अगेंस्ट द सोसाइटी गलत काम किया, एज अ सोसाइटी, एज अ फॉर्म आपने गलत काम किया। लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट ये कहता है कि आप जैसे कोई काम गलत कर रहे से आपने तेज आवाज में गाना बजाया, उससे सिर्फ जो इंजरी हुई है वो मुझे हुई है, और किसी को इंजरी नहीं हुई है, तो मैं आप पे केस करूंगा और आपसे एज अ कंपनसेशन आपसे डैमेजेस क्लेम करूंगा। किस तरीके से मुझे आपको डैमेजेस मुझे पे करनी पड़ेंगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, समझे। ठीक है सर, उसमें थैंक यू। बहुत सारे हैं, बहुत सारे। ठीक ठीक सर, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से कंसेप्ट पे जी थोड़ा बहुत समझ लेंगे। जी जी जी। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को यार, मतलब लॉ ऑप्शनल के बारे में कुछ भी ऐसा जनरली? और हाँ सर जैसे सर ये आजकल लॉ चल रहा है, तो आजकल जीएस में एक ट्रेंड रह रहा है ना, दे deliberately want us to mention some laws and all. So does this help you in GS कि you can recall the laws better and put it in the GS answer, so like that, क्योंकि 2 साल से फैशन रहा है, they want us to remember the cases and these laws, the sort of like that, judgments of cases, हाँ, Supreme Court. बिकॉज हाँ, क्योंकि आपका जो काम रहता है यस में, वो पूरे इसमें गवर्नमेंट में आपका पूरा लॉ से ही आपको डील करना है, सारे काम आपसे लॉ से ही डील करना है। जब तक आपको लॉ ही नहीं पता होगा, उसके प्रो एंड कॉन्स नहीं पता होंगे, वो क्या बोल चाहता क्या है, लॉ ऑब्जेक्ट नहीं पता होगा, तो उसके पीछे क्या किस किस तरीके की डिबेट्स नहीं, वो नहीं पता रहेंगी, तो कैसे ही। ये तो बहुत जरूरी चीज है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो, उसको लॉ की जानकारी बहुत जरूरी है। तो ये बहुत अच्छा रहता है। अभी आपको जैसे कहा नहीं जाता है कि अगर आपको जीएस में मार्क्स चाहिए तो आपको एक एज होना चाहिए, तो एज लाने के लिए अगर आप लॉज मेंशन कर रहे हो, और लॉज मेंशन करने से नहीं, आपको ये पता होना चाहिए ना उसका ऑब्जेक्ट क्या है वो, और जो लॉ और रहा है वो उसके बेसिक ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, पॉइंट्स क्या क्या है, नया एडिशन पहले क्या था अब क्या है। जैसे अभी रिसेंटली आप देखें करप्शन एक्ट पे कुछ आया है इस समय, तो उसमें आप देखिए कि किस किस तरीके से हर देखिए सारे लॉज अब चेंज हो रहे हैं धीमे धीमे। तो आपको ये पता होना चाहिए एज ए पब्लिक सर्वेंट कि पहले क्या खामियां थी, उनको उन खामियों को किस तरीके से दूर किया गया है। तो हम लोग का काम तो यही है ना, पूरा लॉ एंड ऑर्डर को ही मेंटेन करना। तो लॉ के बारे में हमें ठीक से पता ही नहीं होगा, फिर कैसे ही काम चलेगा। Okay sir. ओके सर, थैंक यू। अच्छा, एनीथिंग एल्स, एनीबडी एल्स वांट्स टू ऐड एनीथिंग, कुछ भी मतलब, या फिर कुछ कहना है लॉ के बारे में, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन है? एंड जो लोग बाकी लोग है ना, इफ यू गाइस वांट यू कैन चेक आउट द ये सिलेबस एज वेल, इफ यू गाइस हैव एनीथिंग टू आस्क, या फिर आगे बढ़ सकते हैं, वी कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शनल। सर ये सौरभ सर, आपके लॉ के सिलेबस में क्या है जो ऐसे के अंदर यूज आ सकता है? ऐसी क्या चीज है जो, जैसे कोई टॉपिक, ऐसा कुछ आपको लगता है हर क्या जो जो ऐसे के अंदर use आ सकता हाँ हाँ, जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे कोई भी आप टॉपिक फिलोसफिकली उठा लीजिए, हर टॉपिक का एक लीगल व्यू होता है, हर टॉपिक का। कोई भी टॉपिक आप जैसे उठा के देखिए, एक उसकी हर टॉपिक एक लीगल हिस्ट्री भी होती है। जैसे सुसाइडल पे आ जाए, जैसे मान लीजिए सुसाइड पे कोई टॉपिक आता है, तो कम से कम उसमें इंडिया के अंदर 5-6 लीडिंग केसेस रहे हैं। सर छोड़ो छोड़ो सर, सुसाइड छोड़ दो, उमन का बताओ। जी। उमन के बताओ कुछ किसका? भी, लीगल डायमेंशन क्या लिखोगे? हाँ, उमन वुमेन उमन। राइट्स का मैं बताता हूँ। इसमें इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आप लिख सकते हो, जिस तरीके से क्या क्या किस किस तरीके से वुमेन ऑर्गेनाइजेशन काम किया, ठीक है।
फिर आप ये देखोगे किस तरीके से लॉस डील हुए हैं, जैसे विशाखा गाइडलाइंस आई थी 2013 में। फिर प्लस पार्लियामेंट में बिल पास होने वाला था तो लालू प्रसाद यादव ने ऑब्जेक्ट कर दिया था, तो उसकी वजह से बिल पेंडिंग रह गया 33% रिजर्वेशन का। लेकिन सबसे बड़ा एडिशन देखिए आप, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पूरा आपको 33% रिजर्वेशन दिया जाता है वुमेन को। तो ये पूरी किस तरीके से लॉज, अब हाँ सबसे बड़ा तो यही है, एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज वुमेन को कब मिला, आप लोगों को पता है किसी को? वुमेन को राइट तो टू वोट कब मिला? कब मिला पूछ रहे हो क्या? हाँ 1919 के एक्ट से मिला था सर। क्या कौन से एक्ट से? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 शायद। आप मतलब आजादी के 35 में है बाद शायद तुरंत? सर, हाँ हेलो, 35 वाले एक्ट में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मुझे एग्जैक्टली कंफर्म नहीं, लेकिन मुझे लगता है आजादी के हम लोग को तुरंत बाद नहीं मिला है, क्योंकि आजादी के बाद आप देखेंगे 61st अमेंडमेंट हुआ है। एज तो पहले रिड्यूस करी ना, पहले 21 साल थी, फिर 21 से 18 किया गया 61st अमेंडमेंट से। तो यही सबसे बड़ा एडिशन है। अब देखिए किस तरीके से, अब देखिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बहुत मतलब सही पढ़ना चाहिए, लॉ बहुत आपका काम आता है। सर आपके इसमें एक चीज बताओ, सर आपके इसमें स्कॉलर कौन कौन है? मतलब रैंडम बस नाम बोल दो स्कॉलर्स सारे के हैं जितने जो आपके इसमें है। हाँ हाँ, किसमें? रैंडम नाम बोल दो ना, बस नेम हेलो, लिस्ट कर दो बस, जितने स्कॉलर्स बता रहे हैं आपको। PSIR में जितने हैं वो सारे हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं वो भी सारे हैं, लॉ में सारे ही हैं, सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा दिया है। अब हर स्कूल में देखो, मेरे को तो कम से कम 100-200 नाम तो याद ही होंगे। ऑस्टिन हो गए, बेंथम हो गए, हर्बर्ट स्पेंसर हो गए, और हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या ब्लैकस्टोन बोला है हो सर? गए। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ, सो वो लॉ दी उन्होंने, उन्होंने बताया है कि सोशियोलॉजी का ही बताया उन्होंने कि किस तरीके से सोशियोलॉजी का मतलब लॉ को एक तरीके से वो चेंजिंग नेचर का बताया। लॉ जो है चेंज होता रहता है ठीक ठीक ठीक, समझ गए विद द सर। टाइम। और बताओ, और हाँ कौन है स्कॉलर्स? सारे ही हैं जितने PSIR में आप जानते हैं, सब हैं। एरिस्टोटल, सोक्रेट्स सब हैं, जो भी आप अच्छा, जानते हो नॉन सब हैं। पीएसआई वाले कौन से हैं? नॉन पीएसआई वाले हाँ कौन से हैं? सारे नॉन सोशियोलॉजिस्ट पीएसआई हैं, वाले कौन से हैं? अच्छा। सारे ही। अब मैं बता दूं ना, जितने भी आप फिलोसोफर्स को जानते हो सब ने कुछ ना कुछ परफॉर्म किया लॉ पे, कार्ल सब ने। मार्क्स ने क्या बोला लॉ के बारे में? अरे उन्होंने तो बहुत सही बोला है, हमको मार्क्स की थोड़ी सबसे सही लगती है, लॉ इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन। अच्छा, क्या लगता है आपको, इस पर डिस्कस करना चाहिए, लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन, व्हाट्स योर सर ओपिनियन? सही है ना, मतलब हमारे भी पीएसआर में भी ऐसा ही है कि स्टेट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाँ एक्सप्लॉयटेशन। हाँ वो हाँ, स्टेट को वही तो बोलते लॉ हैं, इज एन। यही बात है, मतलब वही है। हाँ हाँ, तो बताइए ठीक इसमें है सर, ये मतलब बताओ क्या इंडियन क्या स्कॉलर कौन से हैं आपके में? सर इंडियन है? स्कॉलर्स कौन है लॉ के बारे में, क्या बोले हैं? बहुत है, कौटिल्य, मनु, बृहस्पति, याज्ञवल्क्य, ये सब है जिन्होंने धर्मशास्त्र लिखे हैं सारे। ठीक ठीक। अरे चलो सर आगे चलते हैं ना, आई थिंक काफी लोगों को बोर भी हो जाएगा। और कोई है हाँ हाँ यहाँ हाँ, पे जो अलग अलग ऑप्शनल का है? अतुल सर आपका कौन सा ऑप्शनल है, या फिर कोई भी बोल दो आपका कौन सा ऑप्शनल है, बाकी लोग। सर मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है। अरे वाह, बताओ मैम, प्लीज शेयर जो भी आपके हिंदी लिटरेचर के ऑप्शनल में अलग है, जो इंटरेस्टिंग है, काफी एंजॉयबल है आपके लिए हो। ऐसा ऐसा तो सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा जो मतलब किसी और सब्जेक्ट से रिलेट कर पाए क्योंकि उसमें तो सारा यही नहीं बोल दो ना, जो आपका जो भी फेवरेट लगता है वो जाती है, बोल दो, चलो। राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। मुझे नहीं लगता ये सब बहुत रिलेट मैं सॉरी सर, मैं ऐसा नहीं रिलेट मतलब बता पाऊंगी कुछ भी, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि किसी को भी अच्छा लगेगा। अब सूरदास के दोहे पढ़ेंगे तो कैसे अच्छे लगेंगे। अरे मैम, वो आपके हिंदी लिटरेचर में वो सब होता है ना, फेमस जो काफी क्लासिक नॉवेल्स वगैरह हैं, तो उनका किसी मतलब कोई नॉवल, फेमस नॉवल और उसका कोई की थीम, तो ये सब चीजें उस अच्छा ऐसे जैसे वगैरह में यूज हो जाती गोदान है, हैं। जैसे गोदान, जैसे गोदान है, गोदान हो गया, कितने कितने पाकिस्तान, और ऐसे आशीन है, पिंजर वगैरह। तो
आषाढ़ का एक दिन मुझे नहीं लग रहा कि किसी को सुनने में भी अच्छा लगेगा। मोहन नहीं राकेश बोल दो का है ना, कोई आषाढ़ फर्क का नहीं एक दिन पड़ता, कालिदास का। आराम से बोलना बस। आप अरे लोग मैम, किसी को बोलिए सर। सुनने के लिए सुनने लगेगा तो आप बोलेंगे नहीं क्या? जी सर, आप लोग आज बोलिए, मैं फिर कल बोलती हूँ अच्छे से। नहीं मैम, 4-5 फेमस नाम ही बता दीजिए बुक्स के जो अरे मैम, आपके इट्स योर आपके चांस टू अकॉर्डिंग इम्प्रूव फेमस योर हो। पर्सनालिटी। 4-5 नाम कम से कम बताइए, उसके आगे फिर उसके बारे में बताइए कुछ कुछ एक एक लाइन में। अच्छा, जैसे मैनाचल है, फणीश्वरनाथ रेणु का है। आषाढ़ का एक दिन मैंने बताया मोहन राकेश का है। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का है। और 17-18 कहानियां हैं। तो यही सिलेबस है हमारा, बस ऐसा ही है। हम आषाढ़ का क्या? नमक का आषाढ़ का दारोगा, एक लैला दिन मजनू। नमक। अरे बहुत अच्छा, उससे एक क्वेश्चन उठ के आता है। जैसे गोदान आप पढ़ेंगे, उसको को ये पता चलिए, बताइए कि आप कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या व्यू हैं आपके? जब आपने गोदान पढ़ी तो आपको एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी समझ में आई होगी, तो आपको क्या लगता है किस तरह की सोसाइटी है वो भी? आई तो है। जी और ऐसे बोलते हैं कि अगर इंडिया का सारा इतिहास खो जाए तो आप मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं को पढ़िए, तो उनसे आपको उस टाइम की चीजें पता चलेंगी। और हाँ एक हाँ और बहुत अच्छी लाइन बोली जाती है कि हिंदी लिटरेचर में नाम और संख्याएं गलत होती है, कहानियां तथ्य सारे सही होते हैं। और इतिहास में तिथि और आपके नाम सही होते हैं, बाकी सारी कहानियां झूठी होती हैं। तो ये बहुत फेमस हिंदी लिटरेचर की लाइन है, तो आई थिंक आपको अच्छी लगे। और इसका ये सब तथ्य ये है कि कुछ भी तथ्य नहीं है। मतलब किसी के स्टेटस में पढ़ा था, बहुत सही लगा था, तो रट लिया है बस। जी, इसे ऐसे लिखते हैं क्या, तथ्य ये है कि कुछ भी तथ्य नहीं है? मतलब हिंदी कमजोर है हाँ हमारी। मतलब हिंदी लिटरेचर हिंदी में ही ऐसे ही चलता है। चलो, और साहित्य को समाज का आईना भी बोला गया है ना, मिरर ऑफ सोसाइटी। जी एक्चुअल जी, साहित्य को इमेज समझ। दिखता है। हाँ हाँ, एक्चुअल इमेज मैम ये हिंदी साहित्य। राग दरबारी किसके रिलेटेड है? राग दरबारी तो नहीं है हमारे में, अच्छा, मुझे नहीं मधुशाला पता, वगैरह। सॉरी। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की है, हाँ। मैम अगर ये पोएम्स रहती है तो आप लोग दिनकर के बारे में भी पढ़ते हैं क्या? हाँ हाँ, दिनकर दिनकर हमारे में है। दिनकर की एक पोयम उनको भी है। उनको कैसे छोड़ सकते हैं भाई, र, राष्ट्र रश्मि कवि है। रश्मि रथी है हमारे में। हाँ, हम वही स्टेटस लगाए थे, रश्मि रथी। हमने कहीं यूट्यूब पे सुन लिया, बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब जैसे अगर हम देखें तो अपने लाइफ में भी अगर इम्प्लीमेंट करना चाहे ना, तो पोएम बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स देती है। तो वो हाँ, जब मैंने कृष्ण जी देखा को कहते हैं। आपका हाँ सौभाग्य हाँ, सब दिन सोता है, आगे देखे क्या होता है। वो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। हम सिर्फ उतना ही समझ पाए और भाई उतना ही रश्मि रथी का एक एक लाइन रेवोल्यूशनरी है पूरा। मैंने तो उसका पढ़ के रखा है पूरा बुक, पढ़ता भी हूँ खाली टाइम में। तो अगर कितना भी दृश्यम सर लो अलाउ फील करे, कर रहे हो, एक बार पढ़ लो ना तो अंदर आग जग जाती है। अगर दृश्यम सर अलाउ करे हमारे तो यहाँ भी आग लगा सकते हैं क्या दृश्यम सर अभी, हाँ हाँ, या फिर रुक जरूर जाए? जरूर भाई, कोई अगर अच्छे लाइन वगैरह है तो करो। कोई बोलो ना, कोई बोलो, अगर किसी को याद है पूरा तो। मेरे को वो कृष्ण वाला है ना, कृष्ण की चेतावनी, तो वो मेरे को पूरा याद था, लेकिन अभी आई एम नॉट श्योर पूरा बोल पाऊंगा यानी। फिर भी बहुत सारी लाइंस हैं जो हैं दिमाग में। जितनी याद आ रही बोल दो, हमको ऐसे भी कुछ नहीं आता है। आप 2-4 लाइन बोल दोगे तो भी हमारे लिए बहुत है। अच्छा, हाँ सर, स्टार्टिंग सर से आप जो इसका सार भी बता याद दीजिए है मैं तो और बोलता अच्छा हूँ। हो जाएगा। हाँ, पहले सार नहीं, बैकग्राउंड समझ लीजिए। वो महाभारत युद्ध से पहले कृष्ण जाते हैं चेतावनी देने, युद्ध मत करो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो उसी ये पोएम है, वहाँ पे मतलब जो है ना, उन्हीं को दिनकर जी ने कहा अपने शब्दों में। ठीक है, बोलूं क्या? बिल्कुल सर, बोलिए बोलिए, सबका माइक अरे म्यूट सर रहेगा, आप बोलिए बस ना, वेट बोलिए। कर रहे हैं। बोलिए सर, बोलिए, इरशाद इरशाद। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। फिर वो प्रपोजल जब रखते हैं उधर कोर्ट में, तो उसका है हो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 गांव रखो अपनी धरती तमाम,
हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने जो था असत्य वह साधने चला। काल मनुज पर छा पहले विवेक मरना। हरि ने भीषण हुंकार किया, स्वरूप विस्तार, दगमग दगमग दिग्गज डोले। भगवत होकर बोले, जंजीर कर साध मुझे, आ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन में लय है, यह देख पवन है, मुझ में विलीन सकल, मुझ में झूलता सकल। पता नहीं ये लाइन सही है या नहीं। अब मेरे को आगे याद नहीं आ रहा, फ्लो टूट गया। अच्छा था सर, अच्छा था सर। सर ये तो मतलब ये वाली तो फेमस लाइन है कि मुझ में विलीन सकल, ऐसा करके कुछ संसार है। सकल, संघर्ष संसार फूलता सकल। है, संघार झूलता है। यस अच्छा, एक बताओ और कौन कौन ऑप्शनल वाले हैं आपके संघर्ष पास में? फूलता है, मुझ में संघार झूलता है, ऐसा कुछ था। बहुत अच्छा सर। हाँ बढ़िया बढ़िया ड्यूक सर, अच्छा परफॉर्मेंस था, सही है। मैं तो सर ऑप्शनल वाला नहीं हूँ सर ड्यूक सर आपका भी तो पीएसआई ही है ना, आई थिंक। हाँ हाँ, पॉल साइंस है। चलो ठीक है, बाकी लोग बताओ और कौन है बाकी ऑप्शनल वाले? अरे हिंदी वाले थे ना मैडम, अभी अभी इसमें उपन्यास और यथार्थवाद आपके सिलेबस में, उसमें क्या होता है? उपन्यास और यथार्थवाद। यथार्थवाद रियलिज्म हो गया भाई, उसी का हिंदी है। और ऑप्शन उपन्यास में का मतलब क्या, नॉवेल है क्या? हाँ, उपन्यास मतलब लिटरेचर और रियलिज्म, इसमें कुछ होगा ना इनके पास। सर आइडियलिज्म क्या होता है? आइडियलिज्म यथार्थवाद रियलिज्म है तो आदर्शवाद होता है, आइडियलिज्म आदर्शवाद। आदर्शवाद। अच्छा, आइडियलिज्म मतलब आदर्शवाद और है ना आइडियलिज्म। रियलिज्म मतलब यथार्थवाद। ये सब ऐसा? मतलब आई एम नॉट श्योर। उपन्यास ये नोवेल का कैटेगरी है शायद, मतलब थीम कैटेगरी की। रियली पर्सपेक्टिव दिखेगा इसमें और आइडियलिस्ट दिखेगा, यथार्थवाद और आदर्शवाद। जी अरे तो फिर फेमिनिज्म क्या है मैम? फेमिनिज्म क्या है? स्त्रीवाद होना चाहिए, पता नहीं मुझे। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू मैम। चलो यार आगे चलते हैं ना, और कोई ऑप्शन हाँ, है यहाँ वही पे है। बाकी? एलोन सर आपका कौन सा ऑप्शनल है? एलोन, ALONE, एलोन मस्क। सर पीएसआई है। अरे यार ठीक है, चलो कौन बाकी कौन लोग से हो बताओ। गए सर? सर लॉ वाले सर है, सौरभ सर है अपने पास, हिंदी मैम थी एक अभी। और कोई है? किसी का सर पबेड है किसी का? साइकोलॉजी वाले थे ना सर, साइकोलॉजी वाले थे ना मैडम कोई? साइकोलॉजी बताइए। हाँ सर, पबेड कर लेते हैं, फिर साइकोलॉजी वाली मैम जो हैं वो बता दें अपना। तो पबेड वाले सर बताइए कुछ जीएस रिलेटेड, इन जनरल कोई भी कुछ मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ कंसेप्ट्स वगैरह। सर हम एक काम कर सकते हैं ना, अपने मन में जो जो विचार हैं, जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। कि जैसे एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि जैसे हिंदी लिटरेचर था या पबेड अभी, तो इसमें GS4 में कहाँ ओवरलैप है? मतलब हिंदी लिटरेचर में ऐसा कुछ है जो हम एथिक्स में यूज कर सकते हैं, या फिर पबेड में ऐसा कुछ सर आपको कोई अच्छा लगता हो तो आप बता दीजिए, जो हम एथिक्स में यूज करें या किसी भी अक्रॉस पेपर यूज करें। मोर प्रिसाइजली हाँ सर, हाँ गवर्नेंस, बिल्कुल। क्योंकि पबेड जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस से रिलेटेड है। तो अपना PSIR में टॉपिक 5 ग्रासरूट डेमोक्रेसी, और ये सर गवर्नेंस पे बिल्कुल उस पे आना सर। एक बार बस ये और बता दीजिए, मतलब सबसे बेस्ट क्या लगता है पबेड में आपको? गवर्नेंस पूरा पबेड के लिए बहुत ज्यादा वो है। थिंकर है तो थिंकर। हाँ हाँ, बोलिए अंकित सर। पबेड ऑप्शनल कौन है? अंकित सर बोलिए सर। यदि कोई पबेड वाला नहीं आ रहा है तो दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं। मतलब यदि कोई है ही नहीं तो क्या डिस्कस कर रहे हैं? नहीं, अंकित सर बोल रहे थे, उनका है शायद। कौन सर? मैं को बोल रहे हो क्या सर? हाँ सर, आप बता रहे थे ना पब्लिक एड है आपका। नहीं, मेरा पब्लिक एड थोड़ी है।
नहीं बोल रहा था तो अवस्थी एक जी बार को चेक कर म्यूट लीजिए कर इसका। दीजिए। और मैं करता हूँ सर, हटा दिया, ठीक है। मतलब है वो खुद ही चलेगा शायद। कोई नहीं। अच्छा वो साइकोलॉजी वाली मैम कौन सी थी, फिलोसफी या साइकोलॉजी वाली? तो चलो एनी अदर ऑप्शनल जो है यहाँ पे भी प्रेजेंट है। प्रणय की आपका कौन सा ऑप्शनल है मिस्टर प्रणय मेरा के? ऑप्शनल PSIR है सर। ओके सर, कोई बात नहीं, सभी का PSI है। सिमरन मैम आपका क्या है? निधि मैम, सिमरन मैम? PSIR सर। ओके। नॉन PSI वाले कौन है बताओ यार। हाँ नॉन PSI वाले बताइए। सर मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सर आप करंट मार दीजिए थोड़ा, बता दीजिए। जब तक कोई और बताया उससे बीच में आप ही बता दीजिए। चलो एक क्वेश्चन है सर आपके लिए, पता नहीं आपके लिए रिलेवेंट होगा कि नहीं। जब चार्जर लगा रहता है ना, बटन चालू रहता है, तो क्या चार्ज ड्रॉ होता है उसमें से? आई नो रोशन से रिलेवेंट नहीं होगा ये। चार्ज जब तक सर सर्किट PSIR वाले कंप्लीट बता नहीं सकते हैं चार्ज फ्लो नहीं क्या सर? होता है। हाँ बिल्कुल मतलब पिन करेक्ट आंसर कनेक्टेड है है। सर। हाँ सर सर जब मेरा तक कहना था सर्किट जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक चार्ज फ्लो नहीं होगा उसमें। सर्किट पूरा नहीं हो रहा तो जब तक बिजली उसमें। बिल भी मतलब बिजली बिल भी नहीं चढ़ना नहीं चाहिए आएगा अगर हम सर। दिन भर ऐसे नहीं आएगा ना। हाँ नहीं बचपन से चढ़ता ऐसे ही सर, नहीं डांट खा चढ़ता, रहे नहीं चढ़ता। हैं। सर नहीं ऐसे नहीं कुछ क्वेश्चंस नहीं मत होता पूछो, उससे। पता चला वो पूछने लग गए कि PSIR वाले बताओ मोदी जी कब तक रहेंगे। 75 तक सर। बहुत है, बहुत टाइम। हिम्मत। हाँ 26 में जाएंगे सर, आधा और सर देखने को। इलेक्ट्रिकल में सर क्या है, मतलब आपका जो सबसे फेवरेट क्या है आपको, बहुत मजा आता है उसमें पढ़ने में, क्या अच्छा लगता है आपको? अब वही है कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल, इलेक्ट्रिकल मशीन, सिग्नल सिस्टम, ये सब चीजें मेरी फेवरेट है। और सर ये ट्रांजिस्टर वगैरह नहीं है क्या आपके में? ट्रांजिस्टर और ये सब हाँ सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर है, वो अच्छा नहीं सबका है? अपना फेवरेट चीज रहते हैं ना, फेवरेट मेरा वो सब है। हमने कुछ टाइम पढ़ा था ये सब, तो हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं था। एक्चुअली मेरा मास्टर्स है ना इंजीनियरिंग में, इसीलिए ये इसमें लिया। स्पेशलाइजेशन हो गया आपके कम्युनिकेशन में। हाँ अच्छा कोई और है, कोई नॉन PSIR नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड? मैं एक बात बताना चाहूंगा, केमिस्ट्री ऑप्शनल है। जो ये अभी नोबेल प्राइज मिला ना केमिस्ट्री के अंदर, क्रेलोन मार्क साल है और एक मोर्टिन मोर्टिन करके 2-3 जने हैं उनको मिला। उसमें उन्होंने निकाला है कि क्लिक केमिस्ट्री के थ्रू नया निकाला। उसके अंदर वो क्या करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है ना अपना, SDG गोल है जो, उसके थ्रू अपन कैसे चीजों को कम यूज कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि एक मान लो एक मेडिसिन बनानी है, तो उसके लिए अलग अलग जैसे 10 केमिकल अलग अलग चाहिए। तो ये क्या करते हैं कि रिएजेंट होते हैं जो क्या करते हैं कि रिएक्शन की रेट है उसको बढ़ा देते हैं। तो ये ट्राई कर रहे हैं कि मतलब इनको नोबेल इसलिए मिला क्योंकि क्लिक केमिस्ट्री के थ्रू क्या है कि जो जैसे क्लिक कनेक्ट करते हैं ना दो जनों को, क्लिक करके माउस का जो क्लिक होता है इस टाइप का, तो ये क्या कर रहे हैं कि कनेक्ट कर रहे हैं। उसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीजें जो इनको चीजें चाहिए थी, इसके कारण ही वो एक्टिवेट होके वो अच्छा काम कर सकता है मॉलिक्यूल जो दवाई बनानी है ऐसा। तो वो ट्राई करते हैं कि उसके थ्रू दोनों मिल रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा चीज पहले की जो एक्स्ट्रा लग रही है वो इसमें अब नहीं लग रही। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यूज होता है। और सर एक और टर्म है इसमें, ये बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, कुछ आइडिया है इसके बारे में? ऑर्थो मतलब तो हो गया हड्डियों का, और बायो मतलब वही सारी चीजें बायोमोलिक्यूल के जितने होते हैं उसको लेने का कुछ होगा। ऑर्थो मतलब तो हड्डी होता है सर वो ऑर्थोगोनल है सर, ऑर्थोगोनल वो अलग वर्ड हो गया ना सर, एक ही होगा शायद, एक मिनट देख लो। It is related with that structuring, I think. Orthogonal. ऑर्थोगोनल स्ट्रक्चरिंग है वो, अरेंजमेंट होता सर है। ये अंकित सर से एक अच्छा, और अरे मैं पूछता हूँ सर, ये अरे जो क्लिक
हाँ हाँ सर, ये क्लिक अरे केमिस्ट्री वो आप जो ऑर्थो, बता रहे हैं ये ग्रीन केमिस्ट्री का पार्ट है ना शायद? हाँ सर, करेक्ट 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 करेक्ट। ये सर आप सर सर ऑर्थो बोल आपने रहे हो ना? बोला था ना। ऑर्थो, एक मिनट सर, एक मिनट। ऑर्थो होता है ना, वो क्या होता है कि अलग अलग जो बेंजीन होता है, उसके अंदर जिस स्ट्रक्चर के अंदर वो ऐड हो रहा है ना, जिस साइड में, ऑर्थो ऑर्थो मेटा के, पैरा तीन होते हाँ हैं। हाँ हाँ, हाँ, उसका होता है वो। वही है सर। वही मतलब हड्डी वाला नहीं है वो, आप हड्डी कह रहे थे ना। गलत सुनाई दिया। बेसिकली सर, बेसिकली ऑर्थोगोनल मतलब जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़े हैं 90 डिग्री पर दोनों यदि होते हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो यदि बायोलॉजिकल प्रोसेस में किसी चीज के अंदर जाके उसका जो बेसिक बायोलॉजिकल क्राइटेरिया उसको डिफरेंस किए बिना उसमें चेंज लाने को, उसी हाँ को करेक्ट ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री बोलते हैं। सर। वो क्लिक केमिस्ट्री आप बोल रहे थे ना, उसमें मतलब मैंने जितना पढ़ा था वो क्या बोलते हैं, सीट बेल्ट वाली उन्होंने एग्जांपल देखी। जैसे सीट बेल्ट आपस में जैसे जुड़ जाता है एकदम जल्दी, ऐसे मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज में। सर करेक्ट समझ रहा करेक्ट था नोबल करेक्ट, आपको। इसलिए नाम जो आया नोबल क्लिक वो। जो नोबेल प्राइज की बात हो रही है वो भी लास्ट ईयर जो मतलब केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज था ना, वो तो वो भी मतलब बायो कैटलिस्ट थे, नाम नहीं याद मेरे को किस चीज को मिला है, वो बायो कैटलिस्ट के लिए मिला था। बायो ऑर्गेनो कैटलिस्ट थे ना वो, हाँ। हाँ हाँ, वो भी बहुत सही है, मतलब साइंस के डेवलपमेंट में उसमें कोट शायद कर सकते हैं अगर आंसर दिखे तो। बे, एनवायरमेंट बेन, फ्रेंडली कैटलिस्ट बेंजामिन है। लिस्ट, यस यस यस। बेंजामिन लिस्ट वगैरह थे शायद उसमें। हाँ, मैकमिलन और डेविड मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट, दो लोग। लिस्ट, हाँ सर इसके वही था। स्कोरिंग के बारे में बता सकते हैं क्या? आपके यहाँ पे क्या स्कोर चलता है केमिस्ट्री में? कैसे मार्क्स अलॉट कर रहे हैं वो? 300 मिलता है या फिर 300 प्लस जाता है या फिर हर बार क्या होता है? ऐसा 300 ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि वो लेंथी होता है थोड़ा, और इसमें क्या है, मैथ्स के टाइप दोनों मिक्स है इसमें सर। जैसे जो पेपर वन है उसके अंदर तो मेरे इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और फिजिकल होता है। तो फिजिकल के अंदर मोस्टली मेरे मैथमेटिक्स टाइप आपके नहीं आते, न्यूमेरिकल वो आते हैं। तो इतना लेंदी होता था पेपर थोड़ा थोड़ा, और मतलब 300 समथिंग जाना टफ लगता है। ऑल राइट सर, थैंक यू। टॉपर का क्या स्कोर रहता है इसमें? जैसे लास्ट ईयर टॉपर का क्या था केमिस्ट्री में? आपके ऑप्शनल में हाईएस्ट स्कोर क्या था? हेलो। ठीक है, एनी अदर ऑप्शनल यहाँ पे और कौन है नॉन पीएसआर वाले? एनीबडी वांट्स टू स्पीक अप? सूरज रावत सर, आपका कौन सा ऑप्शनल है? PSI यार। सर मेरा जूलॉजी है। क्या क्या? जूलॉजी। सर बताओ सर, बताइए सर, बताइए। जूलॉजी बताओ सर सर, मैं भी आपकी चाहता था, पहले जूलॉजी लेना ही चाहता था। नवीन सर अपन डिस्कस कर सकते हैं। अरे तो आपका पेपर? नवीन सर आपका फॉरेस्ट सर्विस क्या है क्या अभी नवीन सर नहीं आपका? सर, नहीं मैंने भरा नहीं था वो वाला। अच्छा, जो जूलॉजी हो गया, ठीक है, बताइए सर। यार पेपर 1 सेक्शन का सिलेबस कवर हो गया क्या जूलॉजी का आपका, देव सर? सर एक बार और बोलिए, सुन नहीं पाया। पेपर 1 पेपर सेक्शन 1 का सिलेबस कवर हो गया क्या जूलॉजी का? नहीं सर, इतना लेंदी पार्ट है वो। सर जूलॉजी में ले सकता था, मैंने सोचा था पहले जूलॉजी ही लेने का, फिर जो उसमें टेक्निकलिटीज थी और जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो उसको देखने के बाद ड्रॉप करा। यार मुझे तो फ्लैट ही लगा था, पता नहीं क्यों। सर बताओ नवीन सर, कुछ तो ठीक बताओ है, और जूलॉजी के बारे बताइए। में हमको। सर याद नहीं है, फिर मैंने छोड़ दिया उसको लेके। एक मजाक। जूलॉजी है ना, जेड वाला ना, जेड। हाँ सर, जेड वाले। ये सर हाँ एक है हाँ ना, सर, वही वाला। अरे एक आपके ज्योग्राफी का है ना सर, सर मैंने यार एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वो है ना उसमें, देखा था मैंने, जब तब पहली बार देखा था ना मैंने, जब मैं इसमें बीएससी में था तब, लास्ट बहुत पहले तब मैंने देखा था लास्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी नहीं है वो, किसने दी थी? ये सर ज्योग्राफी में भी है शायद पार्ट, सर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाँ थ्योरी। सर, वैगनर वैगनर। सर ये बताओ, प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ यूनिसेल्युलर होता है यार। यूनिसेल्युलर होता है।
तो एग्जाम्पल बताओगे? क्या? एग्जाम्पल्स। प्लाज्मोडियम प्रोटो नहीं, वो तो हाँ नहीं। हाँ होता है सर, लिखा है सिलेबस में, लिखा है। परमेसियम अच्छा वही मोनोसाइटिस, प्लाज्मोडियम और लिशमैनिया, ये सब सर वो प्रोटोजोआ है। सर परमेशियम अमीबा नहीं है सर, सर, वो सर पैरामीशियम अमीबा है से सर याद वो। रखे ना सर, अमीबिया। अमीबा सबसे अमीबा मेन से है। याद रखे सर, वो बड़ा कॉमन। ठीक है। और सर सबसे निडेरिया कॉमन क्या होता है? निडेरिया निडेरिया भी होता है ना। मलेरिया का भाई है सर। ये नहीं सर, ऐसा अमीबा, थोड़ी है, ऐसा नहीं है अमीबा और सर। एंटमीबा। अच्छा, एनिलिडा क्या होता है? एनिलिडा क्लास सबसे लार्जेस्ट किंगडम क्या होता है, वो ऐसा बोलते हैं ना उसको, सबसे लार्जेस्ट वही होता है। वो पैर वैर उनके वैसे होते हैं, कितने होते हैं, 12 पता नहीं, ये मक्खी बक्की कीड़े मकोड़े नहीं उसमें नहीं, आते हैं ना। जो वो ऑर्थोपोडा जो होता है सर, वो तो ऑर्थोपोडा। हाँ, जो आठ सर वो पैर वाले होते ऑर्थोपोडा। हैं ना, उनको 8 पैर वालों को ऑर्थोपोडा कहते हैं, और जो रेंगते हैं हाँ ना शायद, उनको ये कहते हैं एनिलिडा। रेप्टाइल सर, वो तो रेप्टाइल से नहीं सर, नहीं जो नहीं रेंगते हैं ना। सर, नहीं। रेप्टाइल भी अलग हो गया। एनिलिडा अर्थवॉर्म है होता है सर। आपका सर अर्थवर्म जैसे होता है ना हाँ, जो। इसमें ले सर, हाँ, ये जो फीडिंग करते हैं ना इस चीज को लेके, अपने अर्थवर्म, न्यूट्रिएंट्स लीच को हो लेके गया, सॉइल में, हाँ उस वर्म टाइप। हो गए वो, हाँ वो होते हैं। टेप सर वर्म ये शायद पूरा होता है। क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है ना, ये तो सिर्फ 1/4 है इसका, बाकी भी बहुत अच्छा, लंबा अर्थवॉर्म, सिलेबस है जूलॉजी का। दिशम सर, अर्थवॉर्म है ना, वो अपनी स्किन से वो लेता है एयर, मतलब ऑक्सीजन इन और आउट स्किन से करता है अपनी। ओके ब्रीदिंग सर। सर, ब्रीदिंग। टीबी के लिए कौन सा टेस्ट? रेस्पिरेशन। टीबी के डॉट्स लिए कौन टेस्ट सा? सर, डॉट्स फुल फॉर्म डॉट्स। फुल फॉर्म फुल डॉट्स, डायरेक्ट डायरेक्ट हाँ सर, इसका फुल फॉर्म तो नहीं बताऊंगी। डायरेक्ट के आगे कुछ आता है, डायरेक्ट सर डायरेक्टली ऑब्जर्व करके कुछ। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। थेरेपी। सर वाइडल किसका टेस्ट होता है? वाइडल टेस्ट, WIDL। ये उसके लिए होता है, वो बुखार वाला होता है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, जोंडाइस तो नहीं होता यार, वो क्या होता है, बुखार चढ़ता है इसमें यार। याद नहीं है सर, याद नहीं। टाइफाइड। हाँ, टाइफाइड, करेक्ट करेक्ट, टाइफाइड करेक्ट। अच्छा, एड्स का फुल फॉर्म बोल दो कोई, एड्स का। एक्वायर्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यस सर, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। करेक्ट। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है? सर जिसका सर जेनेटिक्स, जिसमें नया बाहर दूसरे एनिमल का जेनेटिक सर दो, हाँ सर वही बिल्कुल बता रहे, 2 अलग अलग एनिमल्स की जीन्स को हाइब्रिड मिक्सअप क्रॉस किया करके जो बनाते हैं वो ट्रांसजेनिक एनिमल। जैसे खच्चर सर, जैसे खच्चर। नहीं खच्चर नहीं है सर। नहीं, खच्चर होगा ना, घोड़ा और वो होता है ना। नहीं सर, तो वो बाहर नेचुरली है ना, वो वैसे नहीं किया ना, वो तो हाइब्रिड है। अच्छा, हाँ करेक्ट लाइगर सर, लाइगर करेक्ट। कहे तो लाइगर। सर ये लाइगर बताओ, भी सर इंडिया में नेचुरल हो वैक्सीन जाता है। बनाने के तरीके कौन से अपनाए गए हैं? क्या सर? इंडिया में वैक्सीन बनाने के लिए कौन से तरीके अपनाने गए हैं? सर तीन तरीके तो देख लिए हमने शायद। सर ये प्रीलिम्स में भी पूछा था इन लोगों ने। मेंस में भी पूछा भाई। एक आपका हाँ ये जो DNA बेस्ड बनी है अभी, जाइडस कैडिला वाली। एक आपका जो मेन सबसे पहले बनी थी, वेक्टर बेस्ड। हाँ एक वेक्टर वाली थी, और एक आपकी यार एक वो बनाया था ना, वो लाइव अटेन्युएटेड वायरस है। हाँ लाइव अटेन्युएटेड है। लाइव अटेन्युएटेड तो वो है आपकी सीरम वाली नहीं, सॉरी, इसकी दूसरी वाली भारत बायोटेक वाली, कोवैक्सीन भारत बायोटेक वाली, वो लाइव अटेन्युएटेड थी। और दूसरी वाली वायरल वेक्टर थी आपकी, वो पहली वाली एडिनोवायरस वेक्टर था। एडिनोवायरस वेक्टर। यार RNA वाली नहीं बनी क्या अभी तक कोई? सर वो टेम्परेचर वगैरह नहीं शायद इंडिया में नहीं बनी है सर।
अच्छा इंडिया में सर मतलब वैसे ट्रायल वगैरह हो गया, लेकिन वो परमिशन नहीं मिल रही, वो उसका टेम्परेचर वगैरह का पंगा है ना, इंडिया गर्म है थोड़ा। तो यार बेटर कौन सी है, डीएनए वाली आरएनए वाली? सर डेटा ही नहीं है इतना अच्छा किसी पे अभी तक, किसी का भी, मतलब क्योंकि 1-2 साल की बात हुई है, बट वैसे कंपैरिजन करते हैं तो आपका ये इसको डीएनए वाली को इजी टू यूज बताते हैं कि नाक के थ्रू नेजल वगैरह इंजेस्ट कर सकते हैं बच्चों के, और बच्चों के लिए काफी सेफ है डीएनए, क्योंकि हम यार नाक में डाल सकते हैं। नेट पे दिखा रहा है कि अनस्टेबल होता है डीएनए, आरएनए थोड़ा स्टेबल रहता है, तो वो उसका एक हाँ, पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी जो एडमिनिस्टर इजी कर सकते हैं, लेकिन आरएनए ये आरएनए से ज्यादा दिक्कतें होती नहीं है, डीएनए ऑल्टर वगैरह हो जाता है। सर ये जो साइड वायरस है इफेक्ट्स ना, वो आरएनए जो में सर कम है। आरएनए अच्छा जो मुझे बैक्टीरिया है वो तो आरएनए आरएनए का है ना सर, बैक्टीरिया तो है ना, ऐसा है ना, आरएनए वाला है ना, ये तो डीएनए थोड़ी होता है बैक्टीरिया में, इनमें तो वायरस तो बैक्टीरिया में। हाँ जी सर, आरएनए है बट उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके जो है उसको डीएनए लाइक उसका पूरा डेटा करके फिर उस पे आप वैक्सीन बना रहे हैं। हाँ ऐसा सर, आरएनए क्या होता है, आरएनए ना इजी टू एडमिनिस्टर नहीं होता, क्योंकि उसे आरएनए को आइसोलेट करके रखने के लिए टेम्परेचर बहुत कम चाहिए, तो इसीलिए उसकी कॉस्ट महंगी पड़ती है, और उसका ट्रांसपोर्टेशन में पंगा पड़ता है, लॉजिस्टिकल कॉस्ट भी आ जाती है। यूएस वगैरह में ठीक है, कोल्ड चेन वगैरह, यहाँ पे नहीं हो पा रहा था, तो आरएनए इसलिए इंडिया में नहीं है। डीएनए स्टेबल होता है, लेकिन अपने उसके फायदे भी नुकसान भी, ऐसे आरएनए के फायदे बहुत हैं, लेकिन नुकसान ये है कि वो बहुत खर्चा हो जाएगा उसमें। तो और वायरस में क्या डिफरेंस होता है, एक लाइन में बोलो तो मैं। इसमें सर इसमें पूछ रहे बैक्टीरिया सर। बैक्टीरिया और वायरस। सर वायरस के पास अपना ये जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन वो एक तरह से डेड होता है जब तक उसे होस्ट नहीं मिलता, तो होस्ट के मिलने के बाद उसकी बॉडी और उसके ऑर्गेनेल्स वगैरह यूज करता है वो। और बैक्टीरिया अपने आप में यूकारियोटिक वो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वायरस को ये मतलब पूरे एनिमल किंगडम में वायरस कहीं नहीं आता, जो हम करते हैं ना बैक्टीरिया मतलब यूकारियोटिक से प्रोकारियोटिक से लेके ऊपर तक, मैमल वगैरह सब तक, तो वहाँ कहीं नहीं आता वायरस, क्योंकि वो यूकारियोटिक भी नहीं है, प्रोकारियोटिक भी नहीं है। और आपका बैक्टीरिया प्रोकारियोट है, उसमें सारे ऑर्गेनल्स होते हैं और सेल वॉल होती है, लेकिन उसके पास कुछ ही नहीं होता, उसके पास एक अपना अलग अलग तरह का, अलग अलग वायरस में अलग अलग तरह का अंदर का मतलब न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल होता है, वो अटैच होता है, फिर वो बस घुस जाता है और उसके अपनी कॉपी बनाता है उसके अंदर उसके, वो आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए बना के अपने हाईजैक कर लेता है मशीनरी। सर ये यार जैसे अभिषेक सर कोरोना फैला, आपको भी ले लेना था। अभिषेक सर आपको भी ले लेना था जवाब, आपका भी अच्छा है। नहीं सर, मुझे थोड़ा मतलब वैसे ही मैंने 11वीं 12वीं में वैसे ही पढ़ लेता था थोड़ा, थोड़े हम वैसे सर खराब। सर दो तो किसी को मेन ये देना है क्या, किसी को फॉरेस्ट वगैरह? आप लोग में से कोई दे रहा है फॉरेस्ट नवीन सर? फिलहाल तो नहीं दे रहे सर, भरा नहीं है सर। नहीं सर नहीं। छोड़ दो सर, आगे बढ़ते हैं ना फिर। हम्म। हाँ कोई सर। ज्योग्राफी ऑप्शनल वाला है, कोई ज्योग्राफी ऑप्शनल वाला कोई है क्या? हाँ यार, कोई पहाड़ वहाड़ दिखा दो। रा 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 आपका कौन सा ऑप्शनल है भाई? ये क्या था सर? ये सर रा है ना, वो रा 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 नाम है उसका। अरे नाम ही रहा है, मैं समझा, अच्छा रा, ओके ओके ओके, मिल गया भाई। मैं कह रहा सर को ऑप्शनल क्या कौन हो सा गया, है सर वीडियो आपका? वीडियो देख ली सर ने कोई। पी आपका कौन सा ऑप्शनल है? मैम बताइए, पी मैम सर जो भी है। हेलो। हाँ सर। हाँ सर बोलिए सर। क्या पूछा जा रहा? ऑप्शनल क्या है सर? क्या ऑप्शनल? आपका ऑप्शनल क्या है? मैंने सुनी नहीं कन्वर्सेशन, क्या कन्वर्सेशन चल रही है? अरे सर यहाँ सर पे इंटर ऑप्शनल डिस्कशन चल रहा है। इंटर ऑप्शनल, व्हाट इज दैट? सर सब डिफरेंट अपने अपने ऑप्शंस के बीच ऑप्शनल्स का के बारे में डिस्कशन। बता रहे हैं और वो कैसे दूसरे ऑप्शनल वाले यूज कर सकते हैं, ये पर्पस है डिस्कशन का। चिट चैट चल रही है सर, आपका ऑप्शनल क्या है वो बताइए सर, इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट। Hi guys, how are you? ये टाइम धन्यवाद। पास कर रहे थे। हाँ धन्यवाद। अरे चलो और कोई हाँ है? सर।
विचित्र नेहा पाठक नाम दिख रही है, नेहा पाठक। पुतिन सर आपका तो वो है ना, रशियन है ना, शायद रशियन लैंग्वेज। हाँ सर, मेरा रशियन ऑप्शनल है, वही उसी के बारे में बात करने आया हूँ मैं यहाँ। वो सेशन के एंड में कर लेना सर, वो सेशन के एंड में कर लेना। ठीक है। हाँ नेहा पाठक मैम, HM एंड शिवांगी मैम, आप लोग का ऑप्शनल क्या है? सर मेरा तो PSIR है, शिवांगी मैम। And so my optional is anthropology. यस मैम, आप बताइए कुछ एंथ्रो के बारे में। So this time I'm just a beginner. I just opt how to. Means in anthropology, we not only study about the particular field. Here we connect it from the ancient, modern, and medieval of the human culture, their traditions, and all this. Yeah. Well, I'm doing my medical student. I'm just beginning my course in this field. Yeah. So there is Ma'am, any YouTube channels from where we can get the information, the anthropology more. Okay, I think ma'am said she's in the initial phase, so she might not be able to communicate it very well about anthropology. Do we have any other person with anthropology optional? Because it quite is associated with interlinking in essay and other sort of ESP. मतलब जिसका स्पेशली हु इज वेल वर्स्ड विद द सोशियो एंथ्रोपोलॉजी पार्ट, एक सोशल एंथ्रोपोलॉजी होता है शायद, सो रिगार्डिंग दैट। सर इसमें ना एंथ्रोपोलॉजी की थियरी है, फंक्शनलिज्म थियरी है मैलिनोव्स्की का, जिसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म रैडक्लिफ एंड ब्राउन का कोई थियरी है। हाँ सर, वो तो मतलब हमारे में भी आ जाती है। बोलिए मैम। Sir, what's your optional? 90% of us have political science optional. 80%. Okay. कल्चरल मटेरियलिज्म का थियरी है हैरिस का। न्यू इवोल्यूशनिज्म दिख रहा है कुछ, चाइल्ड वाइट। एक स्ट्रक्चरलिज्म है, क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म है। Is there anyone else with anthropology optional? If not, then let's move on. यार ऑप्शन तो बता लो जो नहीं बोल रहा कम से कम। हाँ, let's not waste time, yours and ours. ठीक है चलो। HM बोलिए। HM यू आर नॉट ऑडिबल, आप बोलना चाह रहे हो तो रिजॉइन कर लो एक बार, आप लीव करके रिजॉइन कर लो। बाकी लोग का आ रहा है क्या? नहीं नहीं आ रहा। चलिए कोई नहीं सर, 12 भी बज गया है। सर ये एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड ना जो सेपियंस बुक है उसका कुछ कोरिलेशन होता है यहाँ पे इवोल्यूशन को लेकर, तो बता सकता है क्या यहाँ पे किसी ने पढ़ा हो उसको? मैंने सर कुछ चीजें पढ़ी थी, मतलब समरी वे में पढ़ी थी। तो वो सेपियंस बुक वो युवल नोआ हरारी की है, हरारी हाँ कुछ भी बोल सकते हैं। एंड हाँ मतलब उसमें थोड़ा ना ह्यूमन एवोल्यूशन को स्टार्टिंग फ्रॉम ये आपका वो डार्विन की तरह नहीं, इतना पीछे नहीं गए वो मतलब उन्होंने बेसिक अपनी थीसिस स्टार्ट की है विद इवोल्यूशन ऑफ फायर, मतलब इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग विद एडवेंट ऑफ फायर, कि फायर बनाना कैसे सीखा, फिर व्हील। तो उन्होंने मेजर 4-5, जैसे हम इंटरव्यूज में भी देखते हैं ना, जो पूछा जाता है कि मेजर 5 पाथ ब्रेकिंग क्या थे ह्यूमन एवोल्यूशन में एंथ्रोपोलॉजी वाले बच्चों से। सो वही 5-6 चीज़ों के बारे में बातें की हैं एंड रिगार्डिंग फिर उन्होंने कंटेम्प्रेरी चीज़ों पे काफ़ी बातें की हैं, मतलब थोड़ा सा मतलब अलग स्टैंड पॉइंट लिया है जो मैंने पढ़ा है। पूरा अच्छे से नहीं पढ़ा, मैंने समरी वे में पढ़ा था। तो उसमें ऐसा भी था कि मतलब humans have earlier domesticated the wheat, however wheat has domesticated human, मतलब फिलहाल सीरियल बेस्ड हो गया सब कुछ। तो इस वजह से आगे जाके फूड क्राइसिस हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो मतलब एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी थी वो खत्म होती जा रही है, ऐसा कुछ। फिर उन्होंने मनी को लेके भी बोला है कि ह्यूमंस का सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्वेंशन है वो मॉनिटरी सिस्टम है। एंड वो रीजन बना है। उन्होंने एआई के बारे में बात किया है कि एआई हाउ एआई इज अ थ्रेट
मतलब तो उन्होंने काफी चीजें डिस्कस की हैं कंटेम्प्रेरी बेसिस की, मतलब है तो वैसे 8-10 साल पुरानी बुक ये, हाँ तो हाँ उन्होंने मतलब वैसे मैंने इवोल्यूशन। ऐसा भी, हाँ हाँ कंप्लीट करें फिर मैं बोलता हूँ। हाँ सर बताइए बताइए। मैंने वैसा ऐसा भी पढ़ा है कि जैसे कंटेम्प्ररी जो हमारे यहाँ के इवोल्यूशनरी पीपल हैं, ये लोग कहते हैं कि इट वाज नेचर, मतलब नेचर है जिसके कारण ह्यूमन और सब इवॉल्व हुआ है, और और ह्यूमन ने भी चीजों को इवॉल्व करा है। पर सेपियंस, क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो सेपियंस का क्या व्यू है इसको लेके, मतलब इवोल्यूशन को क्या बताता है रिस्पेक्ट टू नेचर? सर मैंने तो सर जहाँ तक पढ़ा था उसमें इवोल्यूशन पे इतना बहुत ज्यादा, मतलब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड है बुक का नाम ना। बट उन्होंने मेजर चीजें अपना यही बताया है कि जैसे कंटेम्प्रेरी चीजों पे काफी फोकस किया है, मनी एज ए सिस्टम ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, या आपका कैपिटलिज्म एज ए मोर सक्सेसफुल रिलीजन, ये बोला है उन्होंने। कैपिटलिज्म का थोड़ा प्रमोट किया है क्योंकि ये एक मतलब जू बंदे हैं, जूइश हैं। और जैसे ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के ऊपर उन्होंने बोला है कि इट इज अ वर्स्ट क्राइम इन हिस्ट्री, जिस तरह एनिमल्स को ट्रीट करते हैं ना। तो और वेजिटेरियनिज्म, नॉन वेजिटेरियनिज्म, मतलब उन्होंने एक तरह से सेपियंस में ना ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड से ज्यादा कंटेम्प्रेरी एंड जो फ्यूचर में चैलेंजेस हैं उनके बारे में डील किया है। ये मेरा व्यू पॉइंट है एंड इट कैन डिफर। और हमें मतलब सेपियंस जो मतलब ह्यूमन काइंड है उसको काफी मतलब सटायर भी दिए हैं और उन्हें गालियां भी बकी हैं, एक तरह से अब्यूज किया है कि भाई सेपियंस आर इकोलॉजिकल सीरियल किलर्स। तो ऐसे कुछ भी बोला गया है काफी कुछ कि, और उन्होंने फाइनली ये बोला है कि if you look at the history of humankind, then sapiens, which are currently we are more powerful than our ancestors, yet we are most unhappy. While we are powerful, but yet we are unhappy. मतलब काफी उनका थोड़ा अलग ही व्यू पॉइंट है, तो अच्छी बुक है वो पढ़ने वाइज, बट ऐसा कंसेप्चुअली इतना वो नहीं है। बट ये है कि हाँ उनमें कुछ कुछ डाइवर्स चीजें डाली हैं उन्होंने, इनक्विजिटिव व्यू पॉइंट है उनका। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, कोई और ऑप्शन अपना बताना चाहे, कोई नॉलेज वॉलेज शेयर करना किसी को? ज्योग्राफी हो गया, और कौन सा है, हिस्ट्री वगैरह, सोशियो, कोई साइको वाला सर? साइको, फिलोसफी, कोई साइको नहीं है सर यहाँ पे। क्या पता सर, सभी हो जाते हैं धीरे धीरे। कोई अपना शेयर करना है तो बताइएगा। साइकोलॉजी मतलब साइको। फ्लोटिंग स्पार्क जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, जो नहीं बोल रहा मैं उसको रिमूव कर दूंगा अभी और इसी वक्त। गणेश, अंकित, अपना बताइए एनएस, सर, PSIR हो कुछ बताइए, जो भी है बताइए, नहीं तो नवीन सर इज ऑन फायर। चलो फिर कर देते श्री गणेश। सर हिंदी लिटरेचर। अरे सर रिमूव मत करो, रहने दो, अभी तो PSIR का ही है सबका, डिस्कस हिंदी कर लेते लिटरेचर तो सर, खत्म करता हिंदी है उसको, लिटरेचर कल कर बताया लेंगे सर ने। कभी। कोई नहीं। अच्छा सर, वैसे 12 बज गए हैं अभी, मतलब किसी पे है नहीं शायद कुछ। सुभाष सर बोलिए सर। हिंदी लिटरेचर आप सर कोई कविता सुना दो मुझे, एकदम बढ़िया मस्त दोहा वगैरह हो कुछ। सर नवीन सर आप तो इंटरव्यू ले रहे हैं सर। हाँ बताइए सर, सुभाष सर। दोहे कबीर के और जैसे इरशाद निराला इरशाद। की जो राम शक्ति पूजा है, ये अच्छी है। देखो जो ये कबीर के हैं, तुलसी के, ये कोट कर सकते हो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल। अच्छा सर ये बताइए सर, ये जो ये अप्सरा लिखा है, आपने पढ़ा है अप्सरा निराला की? नहीं नहीं अच्छा, अमृता प्रीतम की पिंजर? मैंने अभी बुक ज्यादा रीड नहीं की। अच्छा सिलेबस में नहीं है क्या ये? अच्छा ठीक है सर, कोई नहीं। नहीं सिलेबस में, हाँ जी सिलेबस में नहीं। ओके, और ये निर्मला गोदान पिंजर मैंने पढ़ी है। बताइए बताइए। पिंजर मैंने हाँ पढ़ी है। पिंजर आप मूवी भी देख सकते, पिंजर आप मूवी भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी है सर, आप देख सकते आप हैं बता मूवी दीजिए पिंजर में क्या क्या पढ़ने में मिला है।
पिंजर में आपने एक बहुत अच्छा कोट सुना होगा कि औरत पैदा नहीं होती बनाई जाती है, उसी थीम पे मूवी है, आप देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छी लगेगी। पढ़ने से ज्यादा आपको मूवी देखने में अच्छा लगेगा वो। साइमन मतलब द सैमुअल बॉन्ड। डिब्रोआ का एक कोट है ना कि औरत पैदा नहीं होती बनाई जाती है, तो उसी थीम पे मूवी है पिंजर, और उसी पे बुक भी है, वो बहुत अच्छी है। मैम किसका कोट है ये जो आपने बोला? सैमुअल डिब्रोआ करके, मैं एग्जैक्टली शायद नाम सही नहीं ले पा रही हूँ, बस उनका नाम सिमोन डी डियोर वही है सिमोन शायद दे वो। बोआ जो है, हाँ जी हाँ, वही। द सेकंड जेंडर करके जो बुक है। अच्छा, एनएस आपका क्या ऑप्शनल है? टायरियन राजू आपका क्या ऑप्शनल है? एनएस टायरियन राजू, व्हाट्स योर ऑप्शनल? zoology सर। सर सर मैं तो सोशियोलॉजी। जैसे सर हाँ बोलो मैं बोलो, हाँ हिंदी मीडियम से हूँ, ठीक, लेकिन इंग्लिश मीडियम में मैं मतलब यहाँ पर आके सुनता हूँ। ठीक है, ओके सर, ओके ओके। एनएस, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योर सोशियोलॉजी ऑप्शनल, which one is your best favorite theory? zoology। सर सर सुनिएगा, एक समस्या है, थोड़ा बताएंगे आप? सर समस्या जैसे आखिरी में कर देंगे सर, अभी 2 मिनट बस वेट कर लो। अच्छा एनएस एनएस मैम, आपको सोशियोलॉजी में मैम आपने पढ़ा हो कुछ, आप शेयर सोशल करना नहीं चाहें? सर, सोशल नहीं, जूलॉजी बोल रहे हैं सर, जूलॉजी है। अच्छा जूलॉजी है मैम का। ओके जी मैम, सर, ओके। पूछिए सर कुछ। यार एक मैम अगर रिक्वेस्ट है, कुछ एडमिन अच्छा लोग प्लीज कंसेप्ट हो बैन तो मत आप करो बता किसी दीजिए। को। एडमिन जितने भी हैं ना, प्लीज बैन मत करो किसी को, तो मैसेज कर रहे बार बार, फिर सही नहीं लगता ना। पहले बोल के, सेशन के पहले बोल के बैन करना हो तो बोल दो कि भाई डोंट ज्वाइन सेशन इफ यू डोंट वांट टू गेट टॉक, ऐसा कुछ तो पहले ही बोल देंगे तो सही रहता है, बीच में मत करो ऐसे किसी को भी। कंटिन्यू कंटिन्यू प्लीज। हरमायनी मैम आपका जूलॉजी ऑप्शनल आपका से मैम। हाँ मैम, पवन सर जूलॉजी से आपका ऐसा कुछ टॉपिक या कंसेप्ट बता दीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, या फिर कोई भी जीएस में हम यूज कर सकते हैं जिसको। बायोडाइवर्सिटी वाला जो टॉपिक है वो ही थोड़ा सा इन्वायरमेंट पे हेल्प कर देता है, बाकी तो सारा स्टैटिक पार्ट है किंगडम के बारे में जो भी। मैम आप चार्ल्स डार्विन की कोई बुक्स बता दीजिए 2-3, और उसमें कुछ आपने मतलब पढ़ा हो कहीं, या कुछ वैसे अभी तैयारी के टाइम में पढ़ा हो, क्योंकि उसकी शायद एक के अलावा बुक है ना, तो वो कुछ हम एनरिच होगा हमारा भी। डार्विन की कोई और बुक हो, मतलब ऑन द ओरिजिन्स ऑफ स्पीशी, ह्यूमन स्पीशी के अलावा। एक और थी ना कोई सी फेमस व्हीकल टाइप, ऐसा कुछ अच्छा सा नाम था मुझे लगता है। अच्छा कुछ और बता दीजिए, हम कुछ भी बता दीजिए, डार्विन से रिलेटेड पता हो, या कोई और किसी से भी, कोई और फेमस हो कोई। एनएस मैम। चलो यार, उनको याद नहीं आ रहा, क्वेश्चन सुनेंगे। कोई नहीं। अच्छा बाकी ये नीचे हरमायनी मैम आप कुछ कह रहे थे, बताइए आपका कौन सा है? हाँ सर, मैं ये कह रही थी मेरा ऑप्शन सोशियोलॉजी है। यस मैम, कुछ बताइए मैम, शेड सम लाइट। सर आपका ऑप्शन क्या है? लाइक आई गेस आप लोग मेजोरिटी यहाँ पे पीएसआईआर वाले हो। यस मैम। हाँ तो मतलब ठीक है, ऐसे नया क्या बताऊँ मैं आपको। और आप लोगों को देवीदासी डाइकोटॉमी के बारे में पता ही होगा। आई फाइंड दैट टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। नहीं पता मैम मैम। बताइए मैम थोड़ा। सो सर बेसिकली एक सोशियोलॉजिस्ट है, उनका नाम है वीना दास। तो ये उनका थ्योरी है दैट व्हाट शी स्टेट्स इज दैट देयर इज अ देवीदासी डाइकोटॉमी व्हेन इट कम्स टू वुमेन एम्पावरमेंट। एंड उनका ये कहना है दैट women are we worship women goddesses in the Indian society, but at the same time women are treated as slaves in their own home. So basically वही उनका एक patriarchy का theory है surrounding this entire concept. So I find that to be very interesting. उसके बाद another thing which I find interesting in sociology is Marx's conception of the economic infrastructure and everything else is a superstructure. तो मार्क्स ये कहते हैं राइट कि जो आपका इकोनॉमी है दैट इज द बेस ऑफ एवरीथिंग,
And okay, I know that Marx is not considered to be a very practical thinker, but उनके अगर आप ये खाली थ्योरी को आइसोलेशन में देखो, so I feel that that holds a lot of relevance, because जब हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो भी हम ये काफी बार देखते हैं that जब भी एक मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है या एक न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन आता है और there is some kind of a revolution, then there is always a change which is witnessed in the society. तो सर सपोज अभी अगर आप ग्रीन रेवोल्यूशन को ही ले लो, मान लो ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स, इसी को ले लो कि लैंड एज अ मोड ऑफ प्रोडक्शन नहीं चेंज हुआ, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन एज अ मींस चेंज हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका पावर होल्डिंग पैटर्न चेंज हुआ, तो फिर आप रियलाइज करोगे कि बिकॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन देयर वाज अ सीरीज ऑफ सोशल कॉन्सिक्वेंसेस. इट इज इनफैक्ट इवन सेड कि पंजाब एंड हरियाणा में जो आजकल स्क्यूड सेक्स रेशियो है, स्पेशली द चाइल्ड सेक्स रेशियो, that is because of green revolution. जो ड्रग अब्यूज है, जो वहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज है, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, even the problem of cancer pains, it is all somehow related to the entire green revolution phenomenon. Because green revolution से economic growth आया, economic growth से people wanted to consolidate their land holdings, so that is why they did not want to give birth to daughters, because उनको ऐसा लगता था बेटी होगी तो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. So that is another concept that I find interesting. बाकी सर मैम ऐसे बहुत आपके सारे टेक्निक्स है. आपके में मैक्स वेबर एक है, उन्होंने क्या बोला है, क्या आइडियाज सर वेबर की थ्योरी, जैसे वेबर की 3-4 थ्योरीज है. एक उनका सबसे इंटरेस्टिंग जो थ्योरी है वो है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. तो सर मार्क्स और वेबर एक्चुअली इस पॉइंट पे एक दूसरे से डिफर भी करते हैं. मार्क्स सेज दैट कैपिटलिज्म हैज इमर्ज्ड बिकॉज ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन. मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन में फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन से चेंज होकर मशीन मोड ऑफ प्रोडक्शन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इसलिए कैपिटलिज्म आया. बट वेबर सेज कि ऐसा नहीं है. The reason why capitalism emerged in the European society is because of Protestant ethics. जो पूरा सेंट कैल्विनिज्म का कैल्विन वाला ट्रेंड चला, जहाँ पे उन्होंने जो ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक रिलीजन था which advocated a leisure life, तो जो प्रीडेस्टिनी में, मतलब जो प्रीडेस्टाइन डॉक्यूमेंट में नहीं बिलीव करता था, जो चैरिटी में बिलीव करता था, जो गोइंग टू चर्च वर्शिप में बिलीव करता था, उन्होंने वो पूरा सेक्ट को एक तरीके से रेडिकलाइज करके अपना खुद का एक सेक्ट लेके आए वो सेंट कैल्विन. तो वेबर का ऐसा मानना है कि बिकॉज कैल्विनिज्म इमर्ज्ड एंड कैल्विनिज्म समहाउ प्रोपगेटेड द वैल्यूज ऑफ कैपिटलिज्म, इस वजह से कैपिटलिज्म यूरोप में इमर्ज हुआ. वेबर का कहना है, जैसे कि जो कैल्विन की थ्योरी है उसमें वो ये बोलते हैं कि अ पर्सन व्हेन ही इज बॉर्न ही इज ऑलरेडी प्रीडेस्टिन्ड कि वो कहाँ जाएगा, वो स्वर्ग में जाएगा या नर्क में जाएगा. तो अब अगर बट हाँ, व्हेन अ पर्सन इज लिविंग हिज लाइफ, तो गॉड उसको ऐसे संकेत देते हैं ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम कि आप स्वर्ग में जाओगे कि आप नर्क में जाओगे. तो हाँ, तो मतलब वही है दैट इफ यू आर लिविंग अ वेल्दी लाइफ, इफ यू आर लिविंग अ लाइफ फुल ऑफ वर्क, हार्ड वर्क, कंपैशन, डेडिकेशन टुवर्ड्स योर वर्क, इट मीन्स दैट यू आर डेस्टाइन्ड टू हेवन. तो बिकॉज ये प्री डेस्टिनी वाला कॉन्सेप्ट था कैल्विनिज्म में, इस वजह से कैपिटलिज्म प्रोटेस्टेंट एथिक्स, मतलब जो प्रोटेस्टेंट्स है उनके बीच में इमर्ज हुआ. तो सर एक तो वेबर की ये थ्योरी है. उसके अलावा वेबर का एक मतलब ये वाला शायद तक आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, उनका एक ट्रिनिटेरियन अप्रोच होता है. सो इन हिज ट्रिनिटेरियन अप्रोच, कैन यू रिपीट द वर्ड, कौन सा अप्रोच? ट्रिनिटेरियन अप्रोच. स्पेलिंग बोलिए. TRINATARIAN. ट्रिनिटेरियन मतलब बेसिकली उनका 3 फैक्टर पे फोकस रहता है. जैसे कि मार्क्स बोलते ना कि सोसाइटी खाली क्लास के ऊपर डिवाइडेड होता है, वेबर सेज कि ऐसा नहीं है. सोसाइटी इज डिवाइडेड, मतलब सोसाइटी में जो पावर स्ट्रक्चर है दैट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, स्टेटस एंड पावर. तो वो तीन वेरिएबल्स थे. अप्रोच अभी भी मैम मतलब मेरे को सुनाई नहीं दिया. आप क्या अप्रोच थी मैम? सर मैं टेक्स्ट कर दे रही हूँ ग्रुप को. श्योर, थैंक यू. ये बढ़िया था, जो थ्योरी ऑफ जो स्ट्रैटिफिकेशन बताया ना मैम आपने, ट्रिनिटेरियन वाला, ये बढ़िया था एक्चुअली, क्योंकि वेबर क्रिटिसाइज भी करता है ना कार्ल मार्क्स को कि मोनोकॉजल वेबर कार्ल मार्क्स को क्रिटिसाइज करता है सर, बिकॉज कार्ल मार्क्स सबको ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में देखता है
ही इज लाइक कि जो है क्लास के वजह से है, मोड ऑफ प्रोडक्शन की वजह से है, बट वेबर सेज कि ऐसा नहीं है. There are three factors which cause stratification in the society. The first being class, the second being status, and the third being power. And फिर वेबर फर्दर जाके ये भी बोलता है कि जो ये क्लास स्टेटस पावर है ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है इन दी प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपकी मार्केट पोजीशन को डिफाइन करता है. So what Weber means by market position is he says that market position आपको आपके life chances and life choices देता है, due to which you can earn a good standard of living, you can earn a high holding in society. तो फिर उसको वो वाली हायरार्की में वेबर देखता है. यार वेबर का ब्यूरोक्रेसी भी है ना, वो क्या है? हाँ सर, वेबर का ब्यूरोक्रेसी भी है. मतलब वेबर का ब्यूरोक्रेटिक जो मॉडल है दैट एक्चुअली मतलब उनका जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर ऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन. एक्चुअली एक और थ्योरिस्ट है आर.के. मर्टन बोल के, ही इज आल्सो सोशियोलॉजिस्ट. तो उनका और वेबर का ब्यूरोक्रेसी का अप्रोच ऑफन कंपेयर किया जाता है. तो वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी आई थिंक आप लोग को भी एक फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया होगा उसके बारे में, गिवन दैट यू आर पीएसआई पीपल, कि मतलब हाँ उनका वही है कि सुपर ऑर्डिनेशन है, सब ऑर्डिनेशन है. ब्यूरोक्रेसी इज द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क व्हिच कीप्स द मॉडर्न स्टेट रनिंग and it is a rules based framework, it is based on rules. और वही है कि it is a system of hierarchy जहाँ पे जो सुपर ऑर्डिनेट होता है वो सब ऑर्डिनेट को कमांड करता है and there is a fixed chain of communication. तो मतलब जो अपनी ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक अंडरस्टैंडिंग है वो वेबर की ही दी है. हाँ सर, फिर अभी अगर आप मॉडर्न टाइम्स में बात करो तो ऑल दिस थ्योरी इज क्वेश्चन्ड ऑन द टर्म्स ऑफ कंपैशनेट ब्यूरोक्रेसी. एंड फिर ऐसा भी बोला जाता है कि जो डेस्क ब्यूरोक्रेसी है या फिर रेड टेप ब्यूरोक्रेसी है दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कॉन्फॉर्मिटी टू रूल्स. कि मतलब आप मीन्स के पीछे इतना भागते हो कि आप एंड्स को फॉरगेट कर जाते हो. तो वो वाला भी. मैम कंपैशनेट ब्यूरोक्रेसी किसने दिया है, मतलब और कोई स्कॉलर्स है क्या उसमें, और कोई कीवर्ड है क्या? शायद एक और होता है ना डेमोक्रेटिक ब्यूरोक्रेसी कुछ. तो सर कंपैशनेट ब्यूरोक्रेसी मैंने एथिक्स में पढ़ा है बट मुझे उसका स्कॉलर का नेम नहीं याद होगा. आई एम सॉरी फॉर दैट. नहीं मतलब वेबर का जो मॉडल है ब्यूरोक्रेसी का उसका कोई उसे क्रिटिक वेबेरियन सर उसका क्रिटिक मतलब सर जैसे कि फिर हम उसका जो क्रिटिक पढ़ते हैं वो भी सोशियोलॉजिस्ट के टर्म में पढ़ते हैं एंड वो वेबर के स्ट्रक्चर को मतलब वही है कि जैसे कि as in like उनको लगता है कि वेबर has approached the bureaucratic structure in functional terms. जैसे कि आर.के. मर्टन जो है वो वेबर के स्ट्रक्चर को क्रिटिसाइज करते हैं ये बोल के कि ब्यूरोक्रेसी ने मतलब आर.के. मर्टन का जो मॉडल है उनका मॉडल है कॉन्फॉर्मिटी एंड डिविएंस का. तो ही बेसिकली लिस्ट्स आउट 5 टाइप्स ऑफ पीपल. तो उसमें एक टाइप के पीपल होते हैं कॉन्फर्मिस्ट. तो एंड रिचुअलिस्ट हाँ उसमें एक टाइप के लोग होते हैं जिनको मर्टन रिचुअलिस्ट बोलता है. तो मर्टन बोलता है कि वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी के मॉडल में ब्यूरोक्रेट्स हैव बिकम रिचुअलिस्ट व्हिच मींस दैट दे कन्फर्म सो मच टू रूल्स दैट दे लूज साइट ऑफ द एंड. ठीक. मैम आपके इसमें ना इंडियन सोसाइटी पढ़ने के लिए 3 अप्रोचेस दिए हुए हैं, पर्सपेक्टिव्स है. एक है इंडोलॉजी पर्सपेक्टिव, एक है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो श्रीनिवास का है, और एक है मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी. कैन यू जस्ट एक दो लाइन में बोल दो, ज्यादा डीप मत जाओ, बस जस्ट बेसिक क्या है तीनों में. सर मैं बताती हूँ. तो सर आपका जो पहला वाला है इंडोलॉजी दैट इज गिवन बाय जीएस घुरिये. ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडोलॉजी इन इंडिया. एंड उनका बेसिकली क्या है कि उनका एक कल्चरल या बुक व्यू अप्रोच है. He says that Indian society is contained in the historical scriptures of India. And अगर आप historical scriptures of India को पढ़ोगे, आप rural society को पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा what the Indian society entails. That is basically what Indology is. मतलब हम पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में वो go back to Vedas वाला conception. आद्य समाज का. हाँ तो मतलब बेसिकली घुरिये का इंडोलॉजी बेसिकली गो बैक टू वेदास. कि आपको इंडियन सोसाइटी के बारे में जानना है तो आप कल्चरल टेक्स्ट को पढ़ो. देन जो श्रीनिवास का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच है उसमें व्हाट श्रीनिवास सेज इज दैट जो श्रीनिवास का अप्रोच है ना वो एक्चुअली थोड़ा बहुत वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट के अप्रोच से भी ड्रिवन है. ही हैज नॉट जस्ट टॉक्ड अबाउट फंक्शनलिज्म, ही हैज टॉक्ड अबाउट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म. तो उनका ये कहना है कि जो स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं इंडियन सोसाइटी में they have been existing over time because the structure in itself is functional.
मतलब श्रीनिवास जैसे जजमानी सिस्टम के बारे में बताते हैं. ही टेक्स द एग्जांपल, ही गिव्स द थ्योरी ऑफ डोमिनेंट कास्ट, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन. तो वो बेसिकली यही बोलते हैं कि ये सब जो मतलब जो आपका स्ट्रैटिफिकेशन वाला स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं फंक्शनल है. इस वजह से द डोमिनेंट कास्ट इज इमर्जिंग, या इस वजह से पीपल आर क्लेमिंग हायर पोजीशंस बाय गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन. तो वो श्रीनिवास का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म वाला अप्रोच है. एंड सर लास्टली आपका सॉरी एक बार ना, मतलब स्ट्रक्चरल फंक्शनल कैसा है, मतलब समझा नहीं यार वो. सर जैसे कि देखिए, मैं अगर आपको उनकी डोमिनेंट कास्ट की थ्योरी के एग्जांपल देके समझाऊं तो वो ये बोलते हैं दैट मतलब उनका ये मानना है कि जो डोमिनेंट कास्ट होते हैं इन अ पर्टिकुलर विलेज, दे नीड नॉट ऑलवेज बी दी ब्राह्मण कास्ट, बट जो डोमिनेंट कास्ट होते हैं वो न्यूमेरिकली स्ट्रांग होते हैं, इकोनॉमिकली उनकी पोजीशन कंसोलिडेटेड होती है, एंड बिकॉज दे आर न्यूमेरिकली एंड इकोनॉमिकली स्ट्रांग वो लोग पॉलिटिकली भी पावर कैप्चर कर लेते हैं. तो वो कहीं ना कहीं पूरे स्ट्रक्चर को अपने फेवर में कर लेते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे बिकम द डोमिनेंट कास्ट, एंड देन द लोअर कास्ट दे इमिटेट देम सो दैट दे कैन आल्सो claim a higher position in the local ritual hierarchy. मतलब जो positional change होगा that will not be at the pan India level, that will just be at the village or the local region level. am I ओके मैम, ओके. मतलब समझ में आ रहा है ना सर? तो तीसरा अप्रोच. यस हाँ, मैम. और तीसरा है सर आपका मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी का अप्रोच. तो वो AR देसाई सर का दिया हुआ अप्रोच है. तो मतलब सर उसमें बेसिकली यही है कि AR देसाई बोलते हैं दैट द इंटायर फ्रीडम मूवमेंट एंड उसके बाद इनफैक्ट जो लॉ मेकिंग है, जो पॉलिसी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉज है, इट इज ऑल डन बाय द बुर्जुआ कैपिटलिस्ट क्लास टू proliferate their dominance and power in the society. मतलब वो मार्क्स, टिपिकल मार्क्स वाली बातें करते हैं कि अच्छा मतलब ठीक है जो बुर्जुआ, बिकॉज उनका ये कहना है कि ये जो अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास है ना, जो एक्चुअली पूरा नेशनल मूवमेंट लेके आए, ये अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास आर नथिंग बट दी बुर्जुआ क्लास. तो अब जब ये ही नेशनल मूवमेंट लेके आए तो नेशनल मूवमेंट भी ये अपने फेवर के लिए लेके आए ताकि ये पॉलिटिकल पावर कैप्चर कर पाए ब्रिटिशर्स को दूर भेज के. एंड देन उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इन्होंने ही बनाया टू फर्दर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द pauperized class, of the proletariat class. ओके मैम. मैम इसके अलावा, इन तीनों के अलावा भी और भी कुछ है क्या, मतलब नॉन ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव्स? Sir, non-traditional as such perspectives, so I would not say, but then we have the subaltern approach. तो उसमें you have thinkers like Dipankar Gupta, Gail Humbert है. फिर आपके एक आंद्रे बेटे आते हैं तो उनको वेबर ऑफ इंडिया कहा जाता है. मतलब उनका वेबर का अप्रोच रहा है थोड़ा इनका को लेके. एंड देन सर वो छोटे छोटे जो ब्रांचेस हैं, मतलब आपके फेमिनिस्ट में यू हैव उमा चक्रवर्ती, यू हैव वीना दास, यही सब है सर. मैम वो दीपंकर गुप्ता ने क्या बोला, पॉलिटिक्स. क्या वर्क है उनका? सर दीपांकर गुप्ता इज बेसिकली अ सबऑल्टर्न थ्योरिस्ट. ठीक है, तो उनका मतलब उनका एक तो कास्ट के ऊपर व्यू है एंड दूसरा उनका मॉडर्निटी के ऊपर व्यू है. तो बेसिकली उनका जैसे जो मॉडर्निटी के ऊपर व्यू है, दैट ही स्टेट्स इज दैट इंडियन सोसाइटी इज नॉट अ मॉडर्न सोसाइटी, एंड व्हाट इंडियन सोसाइटी इज गोइंग इज थ्रू अ फेज ऑफ मिस्टेकन मॉडर्निटी. मतलब उनका ये मानना है कि मॉडर्न सोसाइटी के जो रैशनल वैल्यूज हैं, जो ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच है, जो लीगल रैशनल प्रिंसिपल्स है, वो कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी में अभी भी उतने ज्यादा इनकलकेट नहीं हुए. बट इंडियन सोसाइटी इज मोर ऑफ अ वेस्टर्नाइज्ड सोसाइटी ड्यू टू आवर कॉलोनियल पास्ट, एंड बिकॉज इट इज अ वेस्टर्नाइज्ड सोसाइटी, इस वजह से हम अपने आप को मॉडर्न क्लेम करते हैं. बट जो एक थॉट प्रोसेस में मॉडर्निटी आनी चाहिए, बी इट टॉकिंग अबाउट रैशनैलिटी, बी टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिज्म, जो मतलब अनटचेबिलिटी वाला अप्रोच है, या जो हमारे लिए लॉस का रिस्पेक्ट हमारे मन में कम है, दैट इज ऑल साइंस ऑफ अ मिस्टेकन मॉडर्निटी. सही है मैम. ओके. और लुइस डुमॉन्ट को क्या व्यू है? हाँ सर, लुइस डुमॉन्ट इज अगेन अ कल्चरल, मतलब उनका एक कल्चरल पर्सपेक्टिव रहता है. होमो तो हायरार्किकस. हाँ, होमो हायरार्किकस, मतलब he says that the Western society is a homo equalius society and the Indian society is a homo
hierarchical society, and वो ये hierarchy को derive करते हैं again in the caste system, and he says that the caste is driven by notions of purity and pollution. कि मतलब what the upper caste do, the profession the upper caste practice, the clothing the upper caste use, the rituals the upper caste follow, the language the upper caste speak, that is all pure. And जो lower caste का way of life है, that is ritually impure. तो इसीलिए सर उनका वो कल्चरल वाला अप्रोच रहता है कि मतलब वही है, जो अपर कास्ट कर रहे हैं वो प्योर है, जो लोअर कास्ट कर रहे हैं वो पोल्यूटेड है, एंड इंडिया का पूरी सोसाइटी प्योरिटी और पोल्यूशन के बेसिस पे स्ट्रेटिफाइड है। मैम इन्हीं को शायद क्रिटिसाइज किया था ना शायद इन्होंने, आपका जो श्रीनिवास थे। हाँ सर, इन्हीं को क्रिटिसाइज किया था श्रीनिवास ने, बिकॉज श्रीनिवास ने बोला था कि नहीं ऐसा नहीं है। श्रीनिवास की जो डोमिनेंट कास्ट थ्योरी की बात की थी ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि डोमिनेंट कास्ट जो होते हैं इन अ पर्टिकुलर लोकल हायरार्की, दे कैन आल्सो बी नॉन ब्राह्मण्स। तो जो ये उनका वो है ना कि homo hierarchicus, purity, pollution, that is all bullshit. Sorry for my language, but yeah, that is all bullshit because it is all about economic power and political power. एंड उन्होंने शायद वेस्टर्न सोसाइटी को भी क्रिटिसाइज कर दिया था कि वो भी इतनी वो नहीं है, मतलब इतनी जितनी वो ल्यू दुमो ने कहा था। नहीं सर, ये शायद तक श्रीनिवास का क्रिटिसिज्म नहीं है, बट हाँ ये एक क्रिटिसिज्म है कि जो इक्वालिटी वाला फैक्टर है ना, जो उन्होंने बोला था कि वेस्टर्न सोसाइटी इक्वालियस है, तो उन्होंने ये क्रिटिसाइज किया था कि नहीं वेस्टर्न सोसाइटी इज आल्सो स्ट्रैटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। बट सर ये श्रीनिवास का क्रिटिसिज्म नहीं है, ये किस थिंकर ने दिया था ये मुझे नहीं आता। ड्यूमोन ने जो बेसिक उनका वो था कि जो प्योरिटी पोल्यूशन बेस्ड अपॉन द मतलब जस्ट solely मतलब on by birth. हाँ, it is based solely by birth, right sir? Because caste system का पूरा genesis ही birth में है ना। Actually sir, डुमोंट के concept में एक ये भी notion है ना कि डुमोंट claims to study the caste system, but in reality उसका जो notion है that is a Varna restricted notion. अब ये आपको किसी सोशियोलॉजी की बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये मेरा पर्सनल एक ऑब्जर्वेशन रहा है दैट उनका जो नोशन है इट इज अ वर्ना रिलेटेड नोशन, इसलिए ना उनका थ्योरी को थोड़ा एक आर्मचेयर बेसिस पे बोल के क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि ही कुड नॉट डेवलप अ वेरी फुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन सोसाइटी, बिकॉज हमारे यहाँ तो वगैरह हो जाएगा। हाँ, एक यूरोसेंट्रिक एक ओरिएंटलिस्ट अप्रोच रहा है उनका, प्लस वो कि कास्ट सिस्टम और उसमें वो मतलब कंटेक्स्ट और उसका फर्क है, मतलब वर्ना कास्ट और आपका हाँ, क्योंकि जाति वगैरह Varna is what is mentioned in your cultural text. That is the division of the society into 4 stratas. But जो actual में practice चलता है वो caste system का practice चलता है, and caste system in itself is a very complicated and a complex system, and which you cannot classify on the basis of just 2 variables. मतलब इसके लिए फिर आप घूरिये और श्रीनिवास को देख सकते हो, because घूरिये identifies 6 features of caste. सर प्लीज लिस्ट आउट करें मत कॉलोनियल मास्टर्स का भी इसमें थोड़ा वो रहा है ना, कास्ट सिस्टम ट्रांसलेटेड मतलब वर्णा नहीं बना, उन्हें जाति नहीं बना तो कास्ट बना दिया उन्होंने, मतलब हाँ सर, एक तो ये ट्रांसलेशन वाला भी है। एक इंडिक इंडोलॉजिस्ट होते हैं और एक ओरिएंटल इंडोलॉजिस्ट होते हैं। तो ये जो ओरिएंटल वाले होते हैं ना मोस्टली वेस्टर्न थिंकर्स होते हैं और थोड़े बहुत जैसे घुरी वगैरह हो गए है ना, और एक होते ये तो मतलब एक इंडिक बोला ना मैंने, हाँ तो इंडिक वाले ये श्रीनिवास हो जाएंगे है ना, एमएन श्रीनिवास वगैरह। तो ये अपना इंडियन सोसाइटी को हमेशा अच्छा बताने की कोशिश करें। ऑन दी अदर हैंड ये थोड़ा जो ओरिएंटल इंडोलॉजिस्ट है ये थोड़ा वेस्टर्न एस्पेक्ट थोड़ा डालते हैं इंडिया की सोशियोलॉजी के बारे में, थोड़ा बुरा बोलता है कि इंडियन विलेजेस वर क्या बोलते हैं आइसोलेटेड इस टाइप। हेनरी माइने का थ्योरी है सर कि इंडियन विलेजेस वर आइसोलेटेड लिटिल रिपब्लिक्स। मैम कैन यू रिपीट क्या था ये, आप या टाइप कर देना। हेनरी माइने करके एक ओरिएंटलिस्ट है, तो उनका ये थ्योरी था, मतलब जब वो इंडियन विलेजेस की बातें कर रहे थे तो उन्होंने अपने थ्योरी में ये सजेस्ट किया था that Indian villages are isolated little republics and regimes come and go, empires fall and rise, but the Indian village remains isolated and unchanged. तो मतलब basically उन्होंने बहुत ही isolated, disconnected from the bigger scheme of things वाला view दिया Indian villages को, which has been criticized by the later Indologists.
हम लोग ओके अपने ओके से मैम। चीजें लिंक कर सकते हैं अपन, जो उसमें पढ़ते हैं ना अप्रोचेस टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, उसमें अपन एक पढ़ते हैं ना कि कौन से रहते हैं, वो सिविक कल्चर रहता है, तो एक पार्टिसिपेटिव रहता है, और एक जो है वो पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं। तो जो इंडियन विलेजेस है वो सेक्लूडेड है, वो किसी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो पैरो कौन से अप्रोचेस थे यार, किसी को याद आ रहा है क्या? पैरो लिया। हाँ, तो वो उसको हम लोग यहाँ पे लिंक कर सकते हैं कि जो विलेजेस हैं उसको, मतलब विलेजेस को इंटरप्रेट ही नहीं किया जाता, पॉलिटिकल सिस्टम के बाहर है, एनवायरनमेंट के बाहर है, बाउंड्रीज के बाहर है। सिडनी वर्बा ना, गैब्रियल एल्मोंड है सिडनी वर्बा। हाँ, याद पॉलिटिकल नहीं। कल्चरल अप्रोच है ना वो वाली जो आप बोल रहे हो। हाँ हाँ सर, वही। सर, एक चीज बताना, लुइस डुमॉन्ट को हम एक जगह पे और देखते हैं शायद, इसेंशियलिस्ट है क्या वो? हाँ सर, आज ही तो पढ़ रहे थे। एसेंशियलिस्ट है सर। ठीक है मैम, एक और क्वेश्चन है यार, जो सोशल मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया है ना, उसमें कोई हाँ जी स्कॉलर है आपके पास बढ़िया, जो भी आपको याद है, मतलब अच्छे वाले? सर, एक तो आपका AR देसाई आ जाएगा, ठीक है, मार्क्सिस्ट मतलब अप्रोच, हाँ। हाँ, मार्क्सिस्ट अप्रोच। मूर्तिवाद फिर होगा ना। सर उसके बाद एक आप योगेंद्र सिंह को देख सकते हो। क्या बोलते हैं? सर मुझे आपकी उनकी थ्योरी एकदम रिकॉल नहीं हो रही है, मुझे बस उनका नाम कोई बात नहीं, रिकॉल कोई हो बात रहा है। नहीं। योगेंद्र सिंह या योगेंद्र यादव, कौन सा? नहीं सर, योगेंद्र सिंह की एक थ्योरी है, मतलब उनका पूरा मॉडर्निटी को लेके और वेस्टर्नाइजेशन को लेके, इनफैक्ट पूरा सोशल मूवमेंट को लेके कुछ, तो सर मुझे नहीं याद आ रहा है, मैं ग्रुप पे डाल दूँ, ठीक मेरे है, नो नोट्स में इश्यूज। लिखा हुआ है। और कोई है सोशल मूवमेंट में, और कुछ याद आ रहा है आपको, कोई कीवर्ड या कुछ ऐसे बढ़िया सा? मुझे हेबरमास अभी पढ़े हो मैम, कुछ ऐसा है हेबरमास, न्यू सोशल मूवमेंट वगैरह ऐसा कुछ? योगेंद्र सर सिंह का जी, ना, कृष्ण सर, योगेंद्र सिंह की बोलो जो बोलो सर। थ्योरी है वो ये है कि जो पुराने इंस्टीट्यूशंस है ना, वो मॉडर्नाइज फॉर्म में फिर से इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिए गए। ठीक है, जैसे कास्ट सिस्टम है तो उसकी मेट्रोमोनियल वेबसाइट बना दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से पुरानी ही चीज, मतलब वो बोलते हैं ना, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, इस टाइप से कोई लाइन होती है, वही समझ लो। ठीक सर। और कोई सर याद है ब्रूस वेन सर, सोशल मूवमेंट के बारे में, एनी स्कॉलर या फिर एनी कीवर्ड आपके इसमें हो? सर एकदम अभी नहीं रिकॉल हो रहा है, सोशल मूवमेंट बहुत पहले पढ़ा था मैं, तो नहीं इतना ज्यादा सर, अच्छे से नहीं है ब्रूस इसको। वेन सर को पूछ रहा हूँ मैं, उनको भी कुछ पता होगा तो। हाँ जी sure। सोशल मूवमेंट के थिंकर्स पढ़ते ही नहीं है हम, एक सेकंड में याद कर रहा हूँ। एक्चुअली सोशल मूवमेंट में ना एक ये वाला चीज रहता है कि जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जितना हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसी को मतलब एक होता है ना कि आप थोड़ा क्लास वाला टर्म यूज करके, थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन का उस पर पर्सपेक्टिव डाल के, थोड़ा कॉलोनियल पर्सपेक्टिव, अगर आप इंडोलॉजी वाला अप्रोच को लगा के देखो, तो उसी से आपका निकल जाता है। बिकॉज जो रिलीजियस रिवाइवलिज्म वाले मूवमेंट्स हुए थे ना, एक तो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे, दूसरे रिलीजियस रिवाइवल वाले मूवमेंट्स भी हुए थे, सोशल तो मूवमेंट्स में एक तो वो सीधा कार्ल कनेक्ट हो मार्क्स भी आ जाता है। जाएगा ना, कार्ल मार्क्स भी आ ही जाएगा उसमें। सर कार्ल मार्क्स के अलावा मतलब कुछ रिसेंट या पुराने कुछ हो? अरे चलो यार, ऑप्शन चेंज करते हैं। पबेड वाला है कोई, या फिर कोई ज्योग्राफी वगैरह कुछ पता और? ना, सारे के सारे बोले सोशियोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है और बदल लिया। नहीं सर, बहुत बढ़िया है सोशोलॉजी सर, अच्छा लगा मेरे को, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, सिलेबस में देख रहा था अभी पूरा, काफी अच्छा लग रहा है सोशोलॉजी का सिलेबस। ठीक है सर। सर ऑप्शन चेंज करने का तो नहीं सोच रहे। अरे दृश्यम सर, ये चीज पहले अगर दिख जाती ना हमको, इतना अच्छा है तो हम सोशियोलॉजी लेते सर। नहीं नहीं सर, पॉलिटिकल साइंस से बेटर है। नहीं मतलब अच्छा, ये भी अच्छा है काफी, तो मतलब पॉलिटिकल साइंस थोड़ा ज्यादा वास्ट है, इससे काफी ज्यादा वास्ट है। अच्छा, सर वैसे PSR का टैलकॉट सिलेबस पार्सन ने काफी क्या बड़ा बोला है, है? वो तो है। वैसे टैलकॉट पार्सन ने क्या बोला है, एनीथिंग सोशल सिस्टम्स का क्या है? सर कौन सा कौन सा टालकट पार्सन की थ्योरी बेसिकली, उनका क्या है ना, उनका जैसे कि सोशियोलॉजिस्ट में हम दो स्पेक्ट्रम ऑफ थिंकर्स पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है आपके ग्रैंड थ्योरिस्ट एंड एक होता है आपके ये इंटरप्रेटिविस्ट, जो आपके माइक्रो अप्रोचेस रखते हैं। तो टालकट पार्सन ने बिहेवियरलिस्ट। क्या, हाँ, उन्होंने दोनों को कंबाइन करके पॉजिटिविस्ट, एक नॉन सोशल सिस्टम की थ्योरी दे दी है। तो उसमें बेसिकली उनका ये मानना है कि the society is constituted of many social facts and all the social facts are interconnected.
तो उनका एक AGIL फ्रेमवर्क होता है एंड उसको वो मतलब AGIL स्टैंड्स फॉर अडेप्टेशन, गोल मेंटेनेंस, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी। तो वो वही बताते हैं कि सोशल इकोनॉमिक मतलब आई सर थिंक कुछ टारगेट तो है, पर्सन की मुझे जो याद नहीं थ्योरी आ है रहा ना है। उसको एथिक्स में यूज कर सकते हो, ठीक है, एथिक्स में बहुत यूजफुल है। मतलब उसमें वो एक डिलेमा सॉल्व करने के लिए एक थ्योरी देता है टारगेट वो तो पर्सन, आप वैल्यू ठीक है। ओरिएंटेशन वाली बात बोल रहे बोलते हो हैं ना उसे, ग्रुप सर। ये दुष्यंत सर हेलो, सोशल सिस्टम के बारे में पूछता है। जो हम AGIL फ्रेमवर्क पढ़ते हैं, अडेप्टेशन, गोल मेंटेनेंस, जैसे कि अडेप्टेशन होता है इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से, गोल मेंटेनेंस होता है पॉलिटिकल सिस्टम से, then the social system brings about integration and the socialization process brings about latency in the system। दुष्यंत सर शायद तक वो पूछते हैं, आपको अगर याद है तो थोड़ा एलैबोरेट कर पाओगे? तो क्या ना, मेरे को ये सिस्टम अप्रोच की तरह थोड़ा लग रहा है यार, पता नहीं है सर, उसमें एग्जांपल है तो सही सर, हमारे वाले में भी टैलकॉट पार्सन का। कि कहाँ है सर, वो टैलकॉट कहाँ याद पार्सन, है आपको? सर वो डेविड ईस्टन ने टैलकॉट पार्सन के कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सिस्टम से बोरो करके, बिहेवियरल थ्योरी जो उन्होंने लगाई है टैलकॉट पार्सन ने, उसी से सर आप बोरो मुझे करके इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट मिनट ऑफ दो, मैं आपको पॉलिटिकल बता सिस्टम रही हूँ दिया था। सोच। ठीक टैलकॉट ठीक पार्सन सर, के समझ गया सोशल सर। सिस्टम एक को और है, अपडेट करके उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम बना दिया था। सर एक और है उसमें ना, एक शायद मेलिनोस की ऐसा कुछ है, और एक और है वो, सर क्या नाम उसका? बर्टन लाल्फी है बर्टन लाफी, लुडविग वॉन बर्टन वो। लाफी, जिसका जनरल हाँ सिस्टम सर, थ्योरी है। हाँ सर वो है, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो। करेक्ट करेक्ट। तो या मेलनोस्की की ना आई थिंक एक थ्योरी है, वो यूज कर सकते हो कहीं पे चाहो तो। आई थिंक उसी की है कि मैं किसी और की मैं बाद में कंफर्म करूंगा, लेकिन अरुंटा ट्राइब के बारे में एक बताता है वो, है ना? क्या सर, अरुंटा ट्राइब रिपीट करिए सर जो। चलो छोड़ो, मैं सर बाद में आपको बताता हूँ चाहिए यार मुझे। ब्रीफ? मैं बताऊं? मतलब बुक ही खोल लिया मैंने एकदम से याद नहीं आ रहा था। बताइए थोड़ा मैम, सा बोल दो मैम, लेकिन समरी में बता दीजिए। हाँ हाँ बहुत ही सो कम सर बोल दो, लेकिन मैम बोल दो। सर देखिए, बेसिकली जो पार्सन का सोशल सिस्टम है, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन अ कल्चरल सिस्टम, अ पर्सनालिटी सिस्टम, ऑर्गेनिस्मिक सिस्टम एंड देन फॉर्म्स द सोशल सिस्टम। तो बेसिकली पार्सन क्या बोलते हैं कि आपका जो ये वाला है, जो इंडिविजुअल या पर्सनालिटी का सबसे लोएस्ट लेवल का एस्पेक्ट है, जिसको वो ऑर्गेनिस्मिक सिस्टम बोलते हैं, वो बोलता है दैट दिस एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी इज मोस्ट इजी टू एक्सपीरियंस चेंज। कि एक जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी में कभी भी अपने थॉट्स, अपने वैल्यू सिस्टम के हिसाब से ही कैन ब्रिंग अबाउट चेंज इन हिज ओरिएंटेशन। देन उसके बाद ऑर्गेनिस्मिक सिस्टम के बाद पार्सन विल टॉक अबाउट पर्सनालिटी सिस्टम एंड वो बोलता है कि ये जो पर्सनालिटी सिस्टम है दैट इज अ स्टोर हाउस ऑफ मोटिवेशन। ऑर्गेनिस्मिक सिस्टम आप समझ लीजिए इट्स लाइक द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द इंटायर मैम सोसाइटी। मतलब थोड़ा ऊपर से जा रहा है, थोड़ा डीप में जा हाँ रहा है, मेरे तो ज्यादा ऊपर हो से जा गया। रहा है, तो मैंने कहा बोल देते मैम को, बताते नहीं है। थैंक यू मैम, नहीं मतलब काफी इनरिचिंग था। अच्छा क्योंकि सर, मैं एक काम कर दूंगी, मैं ये मुझे अगर कुछ सिंपल फॉर्म में मिलेगा तो मैं आपको हाँ एक हाँ बार टेक्स्ट श्योर कर श्योर दूंगी, श्योर, ठीक है? ग्रुप पे डाल देना मैम। हाँ सर। हाँ सर, किसी का कोई और ऑप्शनल हो, कोई मतलब कल जाते जाते करते कोई सर, अच्छा सा इंटरेस्टिंग और अच्छा। हाँ हाँ कल फिर करते हैं कल सर, करते सर। टाइम निकल गया। सर मैं यस तो बोलूंगा ज्योग्राफी एंड पबैट के लोग नहीं मिल रहे हैं, तो अगर कोई आपका फ्रेंड वगैरह साइको कोई है ना साइको, जिसने मेंस दिया हो ज्योग्राफी पबैट के वगैरह, हाँ तो हाँ बात साइको। सर करके ले आओ यार ज्योग्राफी पबैट। ऑप्शनल का इनरिचिंग होगा, अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोई इंसाइट्स देने वाला मिले तो। मैम ज्योग्राफी साइको भी हिस्ट्री ढूंढ दो कोई। बचता है, पबैट भी बचता है। तो यार अगर कोई है जान पहचान का तो डीएम करिए उनको, कल ले आओ उनको, देख लो। फिलोसफी साइकोलॉजी। ये वो जो ग्रुप है ज्योग्राफी सोक्रेट्स वाला करके, उसमें से उठा लो ना। सर डाल दो सर उस ग्रुप में, मेरे पास नहीं है उसका लिंक। यार पीपी सर से बात करनी पड़ेगी, उनके पास है वो, उसको थोड़ा करते हैं, हेड वेड करते हैं सर वहां करो पे करो ना। सर करो, मतलब जो भी करना है करो, मतलब मैं बोल रहा हूँ ज्योग्राफी कौन सा ऑप्शन बच रहा है जो इंटरेस्टिंग है करने है कल, ये बताओ। सर एक तो ज्योग्राफी साइकोलॉजी, लगता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिलोसफी। फिलोसफी भी ना। साइकोलॉजी फिलोसफी तो जरूर लाइए सर, उसमें मतलब ऐसे वगैरह में काम आ जाता है काफी। ठीक है सर, बात कर लो, मतलब आप लोग भी बात कर लो यार, मैं अवेलेबल सर ट्राई में, बट आप लोग यस भी श्योर ट्राई कर श्योर। लो, क्योंकि बिना बताए बिना बात करे नहीं आएंगे लोग, मुझे तो नहीं लगता। ओके ठीक है सर, चलो, गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट मैम, गुड नाइट सॉरी। इमरान, बाय, टेक केयर।